चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की लगातार चलने वाली वेबिनार की श्रृंखला में आज 262वीं वेबिनार है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। हम जिनकी वजह से अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं और जिनके कारण हमारा देश का नाम पूरे विश्व में गौरव से लिया जाता है, भारतीय सेना, भारतीय आर्मी, उनके विषयों को लेकर के आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन उस सेशन को हम प्रारंभ करें उसके पहले आज हमारे साथ नागपुर से श्री संजय पवार साहब आए हुए हैं ऑफिस में, तो मैं उनका इंट्रोडक्शन करूंगा। 2 मिनट वो हमारे सामने अपनी बात रखेंगे, फिर हम इस सेशन को प्रारंभ करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस में आप दिल्ली में हैं और CWC नागपुर के चेयरमैन रहे हैं, हमारे बहुत अच्छे मित्रों में हैं। और चाइल्ड बेगरी को लेकर के, आप पूरी बेगरी को लेकर के एक अच्छा खासा मुहिम आप चला रहे हैं पूरे देश के अंदर। पवार साहब मेरे साथ हैं, तो मैं 2 मिनट के लिए उनकी तरफ माइक टर्न करता हूं, उसके बाद हम आज अपने विषय की तरफ चलेंगे। पवार साहब, ओवर टू यू। सबसे पहले तो सभी पार्टिसिपेंट को मेरा नमस्कार और चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई हो। कोविड-19 के पीरियड में चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन अक्रॉस द इंडिया के सारे चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट, चाइल्ड राइट्स मेंबर, देन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी मेंबर, देन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड मेंबर और साथ ही साथ सुपरिटेंडेंट ऑफ द बेगरी होम, इनके साथ आज चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन का हमारा 206 ना सर 262वां वेबिनार होने जा रहा है। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन का नाम शामिल है। महाराष्ट्र में 2 डिस्ट्रिक्ट में मैंने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का चेयरपर्सन करके काम किया। देन विद्यमान में मैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सोशल डिफेंस, ट्रांसजेंडर एंड बेगरी इश्यूज को डील करता हूँ। मैं चाहूंगा कि हमारे मिनिस्ट्री का जो स्माइल स्कीम है, ये स्माइल स्कीम में आप सारे लोग जुड़ जाए, ताकि स्माइल स्कीम में जो हमारा पार्ट बी है, बेसिकली स्माइल स्कीम में 2 सब स्कीम है। नंबर 1 इज द ट्रांसजेंडर वेलफेयर एंड सेकंड वन इज अ पर्सन एंगेज इन द एक्ट ऑफ बेगिंग, जिसे हम स्माइल बी कहते हैं। ये स्माइल बी के साथ आपका बहुत ही मतलब नजदीक का कनेक्शन होगा और जो स्माइल ए के साथ भी नजदीक का कनेक्शन होगा। अक्रॉस द इंडिया में जब भी आप चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में काम करते हो, तो हो सकता है बिलो द एज ऑफ 18 ईयर कोई ट्रांसजेंडर बच्चा भी आपके सामने आए और उसे आपको चिल्ड्रन इन नीड केयर एंड प्रोटेक्शन में शायद आपको ऑर्डर पास करना पड़े। तो किसी भी ट्रांसजेंडर बच्चे पे कोई भी स्टिग्मा नहीं होना चाहिए। जैसे मेल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है और फीमेल चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन है, उसमें इस बच्चे को प्रवेश मिलना चाहिए, पहला मुद्दा। दूसरा है हमारा चाइल्ड बेगरी। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट सेक्शन 75 एंड 76 हमारा पर्सन एंगेज इन द एक्ट ऑफ बेगिंग में प्रोविजन की गई है। साथ ही साथ रेलवे एक्ट सेक्शन 140, इसको भी हमने मर्ज किया है। 2 से 3 मिनट में मैं सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये स्माइल स्कीम में जो पहला हमने कवर किया है ट्रांसजेंडर वेलफेयर, उसमें हमारा नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, ये भी एक हमारा एक काउंसिल की एक कमेटी है। ये ट्रांसजेंडर वेलफेयर एंड ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए काम करता है। साथ ही साथ अक्रॉस द इंडिया में हमारे गरिमा गृह चल रहे हैं इसी ट्रांसजेंडर वेलफेयर स्माइल स्कीम के अंतर्गत, जिसमें फूड, शेल्टर, स्किल डेवलपमेंट एंड ऑल नीडेड फैसिलिटीज वहाँ प्रोवाइड की जाती है और सोसाइटी के मुख्य धारा में उनको जोड़ने की कोशिश करते हैं हमारे गरिमा गृह के होम सुपरिटेंडेंट एंड स्टेक होल्डर्स ऑफ द गरिमा गृह। साथ ही साथ अक्रॉस द इंडिया में जो CBOs होते हैं, जो NGOs होते हैं, हमारे ट्रांसजेंडर भाइयों और बहनों के लिए स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस की ओर से हम लोग प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम के लिए भी हम लोग ये प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। ये सारे प्रोग्राम हम फंडिंग पैटर्न पर NGOs और CBOs को और स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं। सेकंड है पर्सन एंगेज इन द एक्ट ऑफ बेगिंग, इसमें हमने सेक्शन 75 एंड 76 कवर किया। 75 आपको मालूम होगा कि आप CWC जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में काम कर रहे हैं। क्रुएल्टी ऑफ द चिल्ड्रन और सेक्शन 75 निग्लेक्ट द चिल्ड्रन, सेक्शन 75 एंड 76 जो बच्चों से बेगिंग करवाते हैं उसके लिए हम बेगिंग सेक्शन 76, ये दोनों भी कवर किए हमने
एडल्ट बेगरी में, क्योंकि हमारा मेन जो मोटो है, हमारा जो मेन फोकस है, पर्सन एंगेज इन द एक्ट ऑफ बेगिंग, जो एडल्ट बेगरी होती है बच्चों के लिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन हमारा जब एडल्ट बेगरी का जब काम होता है तो हो सकता है एडल्ट बेगरी में काम करते करते आपको कुछ उनके साथ, एडल्ट बेगरी के साथ कुछ बच्चे भी मिले। ये 75-76 हमने प्लान किया है, और हम लोग नेशनल लेवल पे सारे CWC, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, सोशल वर्क इंस्टीट्यूशन, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट, डिफरेंट स्टेट एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का हम लोग नेशनल लेवल पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम भी प्लान करते हैं। चाहे तो आप भी उस ट्रेनिंग प्रोग्राम का नेशनल लेवल पर हिस्सा बन सकते हो। साथ ही साथ कन्वर्जन स्कीम इन बेगिंग, कन्वर्जन स्कीम इन बेगिंग के लिए, जो बेगरी के लिए रिलेटेड, जैसे हमारा CCI है, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, तो ऐसे जो बच्चे हैं बेगरी, बेगिंग फ्री इंडिया के लिए, पूरे इंडिया बेगिंग फ्री इंडिया के लिए और भी मिनिस्ट्री की, डिफरेंट मिनिस्ट्री की कौन सी कन्वर्जन स्कीम है, ताकि हम इन बच्चों को दे सकते हैं और हमारे पूरे इंडिया से ये बेगिंग पूरी तरह से खत्म करने की एक हम मूवमेंट चला सकते हैं। और लास्ट स्पेशल सर्विसेज चिल्ड्रन इन बेगिंग, यानी बहुत से सर्विसेज ऐसे भी होते हैं कि अंडर द स्माइल स्कीम हम उनको प्रोवाइड करते हैं। हमारे साथ बहुत ही एक जबरदस्त इंडियन आर्मी के हमारे रिसोर्स पर्सन साहब आ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट, आज हमारे, आई एम द फाउंडर मेंबर ऑफ द CCF, इसलिए मैं आज हमारे ऑफिस में आया था, और दुबे जी ने जो एक मुहिम अपने हाथ में लिए है, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं दुबे जी आपको, कि ये चौबे जी पूरे इंडिया में ही नहीं तो इंडिया के बाहर भी, यानी बेगरी को इतना बड़ा स्कोप है कि नेशनल लेवल ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल भी बेगरी के लिए स्कोप रखा है, और ये इंटरनेशनल लेवल तक भी पहुंच गए। एशिया बुक ऑफ द रिकॉर्ड में CCF का नाम आज दर्ज हो गया। मेरी चौबे साहब से एक रिक्वेस्ट है कि हमारा ये जो CCF है, इसे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जोड़कर आप स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ आप काम कीजिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमारे CCF को जो भी सहायता मिलेगी, जो भी मदद उनको चाहिए, और जो भी समाज के साथ, साथों साथ गवर्नमेंट के साथ हम लोग आने वाले दिनों में CCF के साथ काम करेंगे। इसी आशा और शुभकामनाओं के साथ हृदय के गहराई से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने CCF के थ्रू मुझे 2 मिनट अपना मत व्यक्त करने के लिए आपने मुझे परवानगी प्रदान की, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, संजय सर, आपका मार्गदर्शन, और चूंकि आप फाउंडर मेंबर्स में हैं, जब इस CCF की हम कल्पना कर रहे थे तब से आप जुड़े हुए हैं। एक चाइल्ड बेगरी के ऊपर हम बेगरी के ऊपर एक पूरा सेशन आपसे हम बहुत भविष्य में ही रखने वाले हैं। अब हम आज चलते हैं अपने मेन विषय की तरफ, जो हमारा है, जिसकी मैंने प्रारंभ में आपके समक्ष रखा भी, कि जिनकी वजह से हम अपने घरों में सुरक्षित हैं, या जिनकी वजह से हम फील करते हैं अपना सीना चौड़ा करके कहीं पर भी किसी भी देश में जा सकते हैं, भारतीय सेना, उसमें से एक इंडियन आर्मी की जो हम बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ मिलिट्री ट्रेनिंग एंड ऑपरेशंस पे बात करने वाले हैं बहुत सम्मानीय सूबेदार मेजर धर्मशील बोदेले सर, सेना मेडल इज सब सूबेदार मेजर ऑफ 2nd आंध्रा गर्ल्स बी राइट बटालियन NCC Vijayangram since May 2023. He has been working in Indian Army since 1994 and he is from 8th Maha Retired Regiment, also known as PCV. स्वागत है सर आपका हमारे साथ। कविता मैम भी जुड़ी हुई है, जो लगातार कविता मैम का इनपुट CCF में मिलता रहता है, ट्रेनिंग सेशंस में मिलता रहता है। और साथ में हमारे साथ आज हमारा सौभाग्य है कर्नल गोपेंद्र भी जुड़े हुए हैं। DS बोदेले सर, आप कर्नल गोपेंद्र के साथ ही काम कर रहे हैं। कर्नल गोपेंद्र आपके कमांडिंग ऑफिसर हैं। तो मैं कविता मैम और कर्नल गोपेंद्र से निवेदन करूंगा कि आप भी 2 शब्द CCF में आज अपनी तरफ से रखें, उसके बाद हम विषय की तरफ चलेंगे। कर्नल गोपेंद्र, ओवर टू यू सर। आप सभी का मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, सादर प्रणाम। मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है कि मेरे सूबेदार मेजर धर्मशील बोदेले साहब सेना मेडल को आज एक मौका दिया गया कि हम आप सभी से इंडियन मिलिट्री की कैसे आर्मी की हम ट्रेनिंग करते हैं उसके बारे में थोड़ी बातचीत, और एक पर्टिकुलर ऑपरेशन में जो कि सूबेदार मेजर साहब एज ए हवलदार जब रहे थे तब इन्होंने एक ऑपरेशन किया था रजौरी सेक्टर में, उसके बारे में थोड़ा जानकारी हम सभी के साथ
ज्ञापित करेंगे ताकि हम सभी उस ऑपरेशन के बारे में जान सकें। उस ऑपरेशन के दौरान साहब को सेना मेडल गैलेंट्री से नवाजा गया था। एक हवलदार रैंक के अंदर सेना मेडल मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है, और मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि सूबेदार मेजर एक ऐसी रैंक है इंडियन आर्मी की एक बटालियन के अंदर जो कि जो एक कमांडिंग ऑफिसर होता है उसका राइट हैंड होता है। मतलब जो जवान होते हैं यूनिट के अंदर उनकी सारी जो सुख दुख की बातें हैं या कोई भी किसी भी तरह का any problem that they face is through the सूबेदार मेजर, it comes to the commanding officer। साहब सूबेदार मेजर साहब बोडेले साहब का लगभग 31 वर्ष का अनुभव है और मेरे इस पर्टिकुलर विजयनगरम यूनिट के अंदर पिछले 2 साल से कार्यरत हैं। साहब ने हाई एल्टीट्यूड, डेजर्ट टेरेन, यूएन मिशन जिसमें कि साउथ सूडान में साहब रहे हुए हैं, और एक इंस्ट्रक्टर टेन्योर किया इन्फेंट्री स्कूल मऊ में, जहाँ पर कि ना सिर्फ जेसी और जवान बल्कि ऑफिसर, यंग ऑफिसर्स जो होते हैं, लेफ्टिनेंट कैप्टन, उनको भी साहब ने ट्रेन किया है। साहब का भी शॉर्ट लिस्ट भी हुए थे इंडियन मिलिट्री एकेडमी में वेपन इंस्ट्रक्टर के लिए, क्योंकि साहब मार्क्समैन है शूटिंग के अंदर, बट किसी कारणवश साहब का नहीं हो पाया वहां पर। सो साहब मेरे साथ अभी पिछले 1.25 साल से यहाँ विजयनगरम में है और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है बटालियन की वो साहब देखते हैं, और हम दोनों मिलकर लगभग, और मेरी जो पूरी टीम है, मेरे पास में 6 जेसीओ साहिबान और लगभग 11 परमानेंट इंस्ट्रक्टर, हम लगभग 3000 बच्चों को 5 डिस्ट्रिक्ट्स में विजयनगरम, विशाखापट्टनम, अनकापल्ली, श्रीकाकुलम और पार्वतीपुरम में हम ट्रेनिंग प्रदान कर रहे हैं। तो ज्यादा समय नहीं व्यक्त करते हुए अभी मैं आप डॉक्टर चौबे साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप वो वीडियो एक बार पहले प्ले करेंगे, ऑडियो हम यहाँ से प्ले कर देंगे सर। वीडियो सर को ही प्ले करना पड़ेगा साहब। आप ठीक है साहब, मैं कर रहा हूँ वीडियो प्ले। आई थिंक कुछ इशू हो रहा है, तो मैं ऑडियो प्ले कर दूं क्या? नहीं सर, ऑडियो तो मेरे पास में भी है। हाँ, अच्छा, वीडियो है उसमें सर। एक हम यहाँ से वीडियो एक से, हाँ, दोनों एक साथ प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं सर। एक वीडियो का नेट प्लेट, वीडियो नहीं चल पा रहा था। बोडेले साहब, साहब आप सुन पा रहे हैं? क्या चला रहे वीडियो ऐसे? ओके, जिमी कैन यू प्ले? बोडेले साहब, हाँ जी जी मैम। अगर अभी वीडियो प्ले नहीं हो पा रहा है तो आप स्टार्ट करें, हम लास्ट में फिर एक बार ट्राई कर लेंगे। जी जी मैम, ठीक है। हाँ जिमी चलो। आ गया आ गया। हाँ हाँ चलो। 64889 हवलदार बोडेले सूर्यकांत महार रेजिमेंट। वे 1 अप्रैल 2010 को महार रेजिमेंट जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में ऑपरेशन कर रहे थे। हवलदार बोडेले धनशील सूर्यकांत, जो कि सेक्शन कमांडर की ड्यूटी कर रहे थे, इनको अचानक के
2 बजे अपने से केवल 25 मीटर दूर एक आतंकवादी के होने का एहसास हुआ। आतंकवादी ने धुआंधार फायरिंग शुरू कर दी। अपनी जान की परवाह न करते हुए वे अपने सैनिक साथी के साथ क्रॉलिंग करते हुए आतंकवादी के बिल्कुल नजदीक जाकर उसे मार गिराया। इन्होंने घायल सिपाही मोहन सिंह को भी भारी फायरिंग से निकाला। शाम 4 बजे एक अन्य आतंकवादी जो कि बड़े पत्थरों के बीच फायरिंग कर रहा था, उसे भी अपनी जान पर खेलकर ग्रेनेड फेंककर मार गिराया। हवलदार बोदेले धर्मशील सूर्यकांत की इस बहादुरी के लिए इन्हें बहादुरी के सेना मेडल से सम्मानित किया जाता है। 4564-889 हवलदार बोदेले सूर्यकांत धर्मशील सेना मेडल। वापस करने लगा। सेना मेडल। मैं यहाँ पर आप सभी को सेना मेडल के बारे में बताना चाहूंगा। सेना मेडल 2 प्रकार के होते हैं, सेना मेडल डिस्टिंग्विश सर्विस और सेना मेडल गैलेंट्री। डिस्टिंग्विश सर्विस उसे मिलता है जो कि फील्ड में ना रहते हुए डेस्क के ऊपर काम, हम ऑफिस में जो काम करते हैं और उसमें अगर हमने कोई बहुत अच्छा काम किया तो सेना मेडल मिलता है। जबकि हम किसी ऑपरेशन में, जैसा कि साहब ने एक आतंकवादी ऑपरेशन के दौरान 2 आतंकवादियों को मार गिराया था, वो जब कार्य किया जाता है तो उसके लिए सेना मेडल गैलेंट्री अवार्ड मिलता है। इसी के लिए महाराष्ट्र सरकार ने साहब को 5 लाख रुपए की पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इसी तरह से बहुत सारे अवार्ड्स होते हैं। पीस टाइम में कुछ अवार्ड्स होते हैं जैसे कि अशोक चक्र, अपना कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, और जब वॉर होता है तब परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। हाँ, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, ये ड्यूरिंग वॉर टाइम मिलते हैं। तो इन चक्र सीरीज के बाद में सेना मेडल आता है। ओवर टू यू साहब, नाउ यू कैन स्टार्ट प्लीज। धन्यवाद साहब। सबसे पहले तो मैं द फर्स्ट लेडी ऑफ टू आंध्रा गर्ल्स बटालियन एनसीसी विजयनगरम मिसेस कविता भंडारी मैम और द कमांडिंग ऑफिसर टू आंध्रा गर्ल्स बटालियन कर्नल भूपेंद्र साहब का हार्दिक धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने मुझे आज चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन के साथ जुड़ने का मौका प्रदान किया है। साथ ही मैं सीसीएफ के महासचिव श्री कृपाशंकर चौबे जी और इनके संस्थापक डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी का भी धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने सीसीएफ के माध्यम से हमारे देश के बच्चों के भविष्य को एक ऊंचे लेवल पर लाने का प्रयास किया, उनके भविष्य को संवारने की कोशिश की है, साथ ही साथ उनके उत्थान और सशक्तिकरण के लिए प्रयासरत है। इसलिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ सर आपके इस सराहनीय कार्य के लिए। जैसा कि मुझे कमानाधिकारी साहब के द्वारा निर्देश मिले हैं कि मैं आज आपको सभी को भारतीय सेना में अपने 31 वर्षों के सर्विस के अनुभव के आधार पर अपने सीसीएफ के माध्यम से देश के जवानों को और देश के नौजवानों को ये बताऊं कि सेना में किस प्रकार से कार्य किया जाता है, कैसे ट्रेनिंग किया जाता है। इसके पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों को मैं ये बता दूं कि भारतीय सेना में आर्मी एंट्रीज किस प्रकार से होती है। स्पेशली ये 2 प्रकार से किया जाता है, एक ऑफिसर साहब के लिए और दूसरा जवानों के लिए। जेसीओ साहब के लिए भी ये एंट्रीज है, लेकिन सिर्फ रिलीजियस टीचर्स के तौर पर इसे दिखाया था, यानी कि धार्मिक गुरु जो हमारे पंडित जी होते हैं। इसके अलावा भी अभी सर्वे जेसीओज और लाइसेंस जेसीओज के तौर पर जो अल्फा मेस में होते हैं, इनके भी कैटरिंग जेसीओज के तौर पर लिया जा रहा है। लेकिन यदि हम बात करें कि भारतीय सेना में ऑफिसर साहब कैसे बनना है, जो कि हमारे देश का हर एक बच्चा चाहता है कि वो भारतीय सेना में ऑफिसर रैंक हासिल करे, तो इसके लिए 2 प्रकार के कमीशन होते हैं सर, एक परमानेंट कमीशन और एक शॉर्ट सर्विस कमीशन। परमानेंट कमीशन जो कि रिटायरमेंट तक चलता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन ये 10 साल के लिए होता है। और जो शॉर्ट सर्विस कमीशन है इसमें 4 साल का एक्सटेंशन पीरियड होता है, जो कि ऑप्शनल होता है। ये कमीशन आप जो है एनडीए के माध्यम से, नेशनल डिफेंस एकेडमी सीडीएस के माध्यम से, और साथ ही टीजीएस, टीएस, एनसीसी स्पेशल एंट्री के माध्यम से और जैक के माध्यम से लॉ के लिए ये आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। यदि हम बात करें कि जवानों के लिए, तो जवानों के लिए जो है सिर्फ
आजकल अग्निवीर के लिए ये रखा गया है, अग्निवीर के तौर पर भर्ती होता है, लेकिन एएमसी में नर्सिंग असिस्टेंट को छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा सारी भर्तियां जो है वो जवानों के लिए अग्निवीर के तौर पर ही लिया जा रहा है। जो अग्निवीर की भर्ती है ये साल में एक बार ली जा रही है और इसके लिए भी जो है मार्च के महीने में 1 महीने के लिए इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू किए गए हैं और इन आवेदन के जरिए भी आप जो है सेना में भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ इस अग्निवीर में हमारे देश की बेटियों के लिए भी भारतीय सेना की तरफ से प्रावधान रखा गया है। जो बच्चियां भारतीय सेना में पहले आपने देखा था कि सिर्फ ऑफिसर्स रैंक में आती है, हाल ही में आपने टीवी में कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर भूमिका सिंह को देखा है जो कि सिर्फ ऑफिसर रैंक में हुआ करते थे। लेकिन अभी इस अग्निवीर के माध्यम से हमारे देश में जो है हमारे देश की बेटियों को भी मौका दिया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। पहले सिर्फ पैरामिलिट्री फोर्स, सीआरपीएफ, एसआरपीएफ, बीएसएफ इसमें हुआ करते थे, लेकिन अभी सेना में भी आ रहे हैं। लेकिन सेना में ये सिर्फ सर्विसेज में और आर्म्स, सपोर्टिंग आर्म्स में आ रहे हैं, फाइटिंग ट्रूप्स में नहीं आ पाएंगे। अभी फिलहाल के लिए हम इन्हें सीएमपी मिलिट्री पुलिस में ले रहे हैं। तो जो बच्चे इच्छुक है वो इनके माध्यम से भी सेना में आ सकते हैं। और इसके अलावा जो है इसकी पूरी डिटेल जानकारी आपको भारतीय सेना के द्वारा जारी की गई ऑफिशियल वेबसाइट www.jointindianarmy.nic के माध्यम से भी जो है आप इसमें पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इस जानकारी को अच्छी तरह से पढ़ लें और इसकी जो शर्तें हैं इसको सही तरीके से पढ़ लें। कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक बच्चे जो कि काबिल होते हैं लेकिन खराब डॉक्यूमेंटेशन के कारण जो है इसमें भर्ती नहीं हो पाते हैं। जैसे कि कई मैंने खुद ऐसे केसेस देखे हैं कि उनका डेट ऑफ बर्थ ही मार्कशीट में अलग है, बर्थ सर्टिफिकेट में अलग है, इनका लिविंग सर्टिफिकेट में अलग है, इनके नाम के स्पेलिंग मिस्टेक। तो ये छोटी छोटी गलतियां जो है हमारे देश के बहुत अच्छे जो काबिल बच्चे होते हैं इनको सेना में आने से वंचित रह जाते हैं। तो ऐसी गलतियों को भी आप दूर कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ कि सेना की जो भर्ती प्रक्रिया है ये बहुत ही पारदर्शी है। इसमें किसी प्रकार का कोई लेन देन और कोई ऐसा ये नहीं होता है। कई एक असामाजिक ऐसे तत्व होते हैं कि जो कहते हैं, बच्चों को भड़काते हैं कि हम आपको सेना में भर्ती करवा देंगे, हमें यहाँ पहचाना, हम इस जनरल साहब को जानते हैं, उस कर्नल साहब को जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। सेना की जो भर्ती प्रक्रिया है बिल्कुल पारदर्शी है सर, ये आप मान के चलिए। और अगर आप सेना में भर्ती हुए तो ये सिर्फ आप अपने ही काबिलियत के आधार पर होते हैं। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे केस देखा है जो कहते हैं कि आप बेटा जब भर्ती हो जाओगे उसके बाद मुझे पैसे दे देना, जबकि वो कैडेट जो है कैंडिडेट वो खुद के दम पे भर्ती होता है। तो ऐसे तत्वों से बचे रहे, ये बहुत ही गलत प्रक्रिया है। बाकी अगर आप सेना में आना चाहते हैं तो हम आपको 2 आंध्रा गर्ल्स बटालियन में आप कभी भी हमें कॉल कर सकते हैं, हम आपको और भी इसके बारे में डिटेल जानकारी भी दे सकते हैं। साथ ही मैं ये जरूरी समझता हूँ कि मैं अपने ट्रेनिंग के आपको अनुभव के बारे में बताऊँ इससे पहले सेना के रैंक स्ट्रक्चर के बारे में आप सभी को पता हो। सेना का जो रैंक स्ट्रक्चर है ऑफिसर साहब के लिए अलग है और जीसीओ जवान के लिए अलग है। जो ऑफिसर्स के लिए रैंक स्ट्रक्चर है वो जब ट्रेनिंग करते हैं तो उन्हें जीसी यानी कि जेंटलमैन कैडेट के नाम से जाना जाता है। उसके बजाय कमीशन होते हैं, पासिंग आउट कर लेते हैं, तो इन्हें जो इनका रैंक होता है वो लेफ्टिनेंट, एज ए लेफ्टिनेंट ये फौज में आते हैं। और धीरे धीरे जब इस सेना की शर्तों को पास करते हैं तो इनका रैंक पदोन्नति होती रहती है। तो ये पहले कैप्टन बनते हैं, कैप्टन के बाद मेजर, मेजर के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल और फिर जाके कर्नल बनते हैं। कर्नल एक सेना के अंदर जैसे हमारे कर्नल भूपेंद्र साहब है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रैंक है क्योंकि ये एक ऐसा रैंक, ऐसा अपॉइंटमेंट होता है जो कि हायर अथॉरिटी के द्वारा प्लान किए गए सभी ऑपरेशन को जमीनी लेवल पर इसे अंजाम देने के लिए यही जिम्मेदार होते हैं। और ये अपने अनुभव के आधार पर, अपनी एजुकेशन के आधार पर और अपनी ट्रेनिंग के आधार पर ही इन प्लान को जमीन पर एग्जीक्यूट कर पाते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रैंक होता है और इसीलिए एक इन्हें अपॉइंटमेंट दिया गया है, वो है टाइगर। तो एक कर्नल जो है एक बटालियन कमांडर होता है, इन्हें टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला रैंक आता है ब्रिगेडियर का। ब्रिगेडियर साहब एक ब्रिगेड को कमांड करते हैं जिसके अंदर 3 बटालियन होती है। और उसके बाद मेजर जनरल साहब जो कि जिसके अंदर 3 ब्रिगेड होते हैं, एक ड्यू को कमांड करते हैं। देन आता है कि लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल साहब कोर को कमांड करते हैं। साथ ही साथ जो सीनियर लेफ्टिनेंट कमांडर साहब होते हैं वो आर्मी कमांड को भी कमांड करते हैं। और लास्ट रैंक होती है सेना की है जनरल साहब। यदि अगर इसमें कोई बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि हमारे प्रेजेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कोई जानता है तो वो बता सकते हैं। तो ये है सर बच्चा, अच्छा चलिए कोई बात नहीं है।
तो और इसके ऊपर एक रैंक अभी जो हमने नया ये किया है वो है CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि तीनों सेना के प्रमुख होते हैं। यदि हम अगर बात करें जवानों के रैंक स्ट्रक्चर की, तो अग्निवीर, जैसे कि आप जानते हैं, ये 4 साल तक अग्निवीर हो रहा है। मैं यहाँ एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जो अग्निवीर का पहला बैच शुरू होता है, ये 2022 में हुआ था, क्योंकि इनका पहला बैच 2026 में अभी खत्म होने वाला है। इसका ट्रेनिंग में पहला लोग बताया गया है कि 25% इसमें से हम भारतीय सेना में रखेंगे, लेकिन ये बढ़ करके अभी 50 से 75% होने वाला है। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद जब ये 4 साल की ट्रेनिंग पूरी करेंगे तो ये सिपाही कहलाएंगे। जब एक सोल्जर जो अपने देश के लिए सब कुछ निछावर करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है, इसके बाद ये सेना की कुछ शर्तें होती है, जैसे मैप रीडिंग है, एजुकेशन है, ये पास करते रहते हैं तो इनको धीरे धीरे प्रमोशन मिलता है। तो सबसे पहला रैंक इन्हें मिलता है लासनायक। लासनायक के बाद ये नायक बनते हैं नायक, और नायक के बाद फिर ये हवलदार बनते हैं। एक सेक्शन कमांडर, जैसा कि आपने मेरे वीडियो में भी देखा कि सेक्शन कमांडर हवलदार धर्मशील बोधले सेक्शन कमांडर की ड्यूटी करेगा। ये एक सेक्शन कमांडर होता है जो अपने आप में एक टाइगर ही होता है अपने सेक्शन का, कि इसके अंदर भी 10 ऐसे बच्चे जवान होते हैं जो इनके आदेश को पालन करते हैं, और एक जमीन पर एक सेक्शन, एक दुश्मन के एक बंकर को लेने की काबिलियत रखता है। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा कमांडर होता है। और इसके बाद ये फिर JCO रैंक स्टार्ट होता है सेना के अंदर, जिसमें कि नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर, ये 3 रैंक होते हैं। नायब सूबेदार और सूबेदार एक प्लाटून को कमांड करते हैं। और अगर सूबेदार मेजर की बात करें तो जैसे कि हमारे CEO साहब ने बताया कि सूबेदार मेजर भारतीय सेना का एक महत्वपूर्ण रैंक है, जो कि अपने कमान अधिकारी को निर्देशों के आधार पर जवानों का संचालन करते हैं। सूबेदार मेजर उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए, उनके सारे वेलफेयर्स के लिए सूबेदार मेजर ही जिम्मेदार होते हैं। और इन जिम्मेदारियों के साथ वो ये 1000 में, लगभग 1000 में एक सूबेदार मेजर बनते हैं। तो ये भी एक बड़ी उपलब्धि है सेना के अंदर सूबेदार मेजर बनने के लिए। तो जो कैंडिडेट जो है सेना में आना चाहते हैं, वो एटलीस्ट अपना ये लक्ष्य लेके आए कि हम हायर रैंक को, अगर ऑफिसर में जा रहे तो जनरल रैंक तक, और अगर जवान की रैंक में जा रहे तो सूबेदार मेजर की रैंक तक हासिल करने का प्रयास कर सकते हैं। और ये कोई कम नहीं है। देखो, हम कर रहे हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। हमसे पहले भी लोगों ने किया है, हम भी कर रहे हैं, और हमारे बाद वाली जनरेशन भी करेगी। तो इसे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। और इसी में सूबेदार मेजर और सूबेदार के लिए जो है 2 रैंक और दिए गए हैं, जैसे कि ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन। ऑनरी लेफ्टिनेंट और ऑनरी कैप्टन जो रैंक होता है, ये उनके उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन के लिए ये जो दिया जाता है। और इसके अलावा जो अगर हम बात करें सेना के जवानों के लिए रैंक स्ट्रक्चर की, तो इन रैंकों के अलावा भी जो है अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन, उसमें भी इनके लिए प्रावधान दिया गया है। जब ये रिटायरमेंट जाते हैं, जैसे अग्निवीर से जाएंगे, तो 100 भारत देश के हमारे 102 ऐसी कंपनियां जो अग्निवीर को काम देने के लिए प्रयासरत है। तो एक अच्छा अग्निवीर के माध्यम से शुरू किया गया है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सेना के जो मुख्य अंग है वो 3 मुख्य अंग है, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सभी जानते हैं। और क्योंकि हम आज आर्मी के बारे में बात करेंगे, तो आर्मी के भी 3 अंग है। एक है फाइटिंग फोर्स, जिसमें कि आर्टिलरी, आर्मर्ड और इन्फेंट्री और मैकेनाइज के दस्ते होते हैं। इसके अलावा सपोर्टिंग आर्म्स, जिसमें इंजीनियर्स के दस्ते होते हैं, जो कि हमारे फाइटिंग ट्रूप्स को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। इनके लिए रास्ता बनाते हैं, इनके लिए बंकर्स बनाते हैं, इनके लिए ब्रिजेस बनाते हैं, इनका वॉर के लिए एक्सिस ऑफ मेंटेनेंस को ओपन करते हैं। सिग्नल रेजिमेंट एक होती है, जो कि आर्म्ड फोर्सेस का ही हिस्सा है। हमारे कमांड अधिकारी महोदय भी सिग्नल रेजिमेंट की है, और इनका मुख्य टास्क है फाइटिंग फोर्स को कम्युनिकेशन प्रोवाइड कराना। साथ ही साथ ये जो है साइबर वॉरफेयर, जो कि आज के युग में बहुत तेजी से चल रहा है, इसको भी ये सिग्नल रेजिमेंट ही हैंडल करती है। बड़े बड़े साइबर ऑपरेशन को भी ये अंजाम देते हैं। तीसरा है AAD, आर्मी एयर डिफेंस। आपने हाल ही में इनके कारनामों को देखा है ऑपरेशन सिंदूर में। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे देश की AAD ने दुश्मन की मिसाइलों को नाकाम किया है, और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप लोगों ने टीवी पर भी सुना है, देखा है। और इसे पड़ोसी मुल्क के जो नेता है, उन्होंने भी कबूल किया है कि हम भारत देश की AAD रेजिमेंट ने हमारे सारे मिसाइल को नाकाम किया है। सर्विसेज होता है तीसरा। सर्विसेज में अलग अलग रोटी कपड़ा मकान, जैसे कि एक सैनिक को जो जरूरी इसेंशियल जरूर है, ये इसे मुहैया कराते हैं। जैसे कि ASC है, AMC है, ऑर्डिनेंस है, EME इलेक्ट्रिक मैकेनिकल इंजीनियर्स है, ये सभी जो है हमें इसके सर्विसेज प्रदान करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें,
क्योंकि मैं इन्फेंट्री से ताल्लुक रखता हूं, तो इन्फेंट्री के बारे में ही आपको डिटेल में जानकारी दूंगा। इन्फेंट्री जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण दस्ता है। इसे बैटल ऑफ क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। ये लड़ाई की रानी कहलाती है। इन्फेंट्री अपने आप में एक सक्षम होती है कि ये अपने लेवल पे ही खुद बिना किसी लॉजिस्टिक और बिना किसी सपोर्ट के लड़ाई लड़ सकती है कुछ एक लड़ाइयों में। इसीलिए इन्फेंट्री का जो महत्वपूर्ण टास्क है वो जमीन पर कब्जा करना है, और ऐसा करने के लिए वो दुश्मन को 1 इंच जमीन भी देने के लिए गवारा नहीं करते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो हमारी इन्फेंट्री का प्राथमिक लक्ष्य है बाहरी आक्रमण से देश की सरहदों की सुरक्षा करना, और इस सुरक्षा को प्रदान करने के लिए इन्फेंट्री हमेशा तत्पर है। लेकिन एक बार जो है देश के आंतरिक मामलों के लिए सिविल प्रशासन के द्वारा भारतीय सेना को इन्फेंट्री को मदद के लिए बुलाया जाता है। मुख्यतः ये 4 मुद्दों के लिए बुलाया जाता है। सिविल प्रशासन के द्वारा भारतीय सेना को इसका क्रिमिनल पैनल कोड 1973 की धारा 132 सेक्शन 3 के तहत भारतीय सेना को सिविल प्रशासन की मदद करने के लिए बुलाया जाता है, और ये मुख्यतः 4 मुद्दों के लिए बुलाया जाता है। नंबर 1, देश की जब कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमरा चुकी हो तब भारतीय सेना को इसे ठीक करने के लिए बुलाया जाता है। नंबर 2, जरूरी सेवाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तीसरा है महत्वपूर्ण परियोजनाओं को अंजाम देने के लिए, और चौथा है देश में किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा आने पर राहत कार्यों को अंजाम देने के लिए भारतीय सेना को सिविल प्रशासन के द्वारा बुलाया जाता है। और ये बड़े गर्व की बात है कि भारतीय सेना इन सभी कामों को करने के लिए सक्षम है, और ये तभी संभव हो पाता है कि जब इन्होंने सही तरीके से जो है ट्रेनिंग हासिल किया। देखिए, आप लोग सभी जानते हैं कि सिविल प्रशासन के कई एक ऐसे विकल्प है जो प्राकृतिक आपदा और ऐसे डिजास्टर से निपटने के लिए तत्पर होते हैं, लेकिन फिर भी आखिरी विकल्प के तौर पर भारतीय सेना को रखा गया है। तो कहीं ना कहीं भारतीय सेना जो देश का भरोसा ऐसे तोड़ नहीं सकती है। इसीलिए सेना का हर एक जवान कठिन जो ट्रेनिंग है वो सख्त ट्रेनिंग हासिल करता है, और ये सख्त ट्रेनिंग से ही मुमकिन हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि सख्त ट्रेनिंग ही सच्ची अग्नि परीक्षा है। संगीन को कभी मखमल के टुकड़े पर रगड़ कर तेज नहीं कर सकते। जिस प्रकार से एक सैनिक को अपने कार्य में सक्षम होने के लिए जरूरी है कि एक तलवार का अगर उसका पैना है वो सही तरह से काम करती है, तो वैसे ही एक जवान जो कि इन्फेंट्री के अंदर शामिल हुआ है या सेना के अंदर शामिल हुआ है, उसको जरूरी है कि वो अपनी प्रोफेशनल टास्क में महारत हासिल करे, जिसके लिए कारगर ट्रेनिंग और दक्षता हासिल करना जरूरी है। इसके अलावा हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर, रेजिमेंट सेंटर, इसमें लिखा होता है कि यदि आप शांति काल के दौरान पसीना बहाओगे तो युद्ध में खून को बचाओगे, और ये पूरी तरह से तब संभव होता है क्योंकि इस ट्रेनिंग को शेरनी का वो दूध माना गया है, जो पिएगा वही घुर्राएगा। तो आज के युग के जवान को मैं चैलेंज करता हूँ कि आप आइए फौज में और इस शेरनी के दूध को पिए और घुर्राने का, क्योंकि आजकल हर कोई घुर्राना चाहता है। तो आप में कोई कमी नहीं है, आप आकर के भी सेना के अंदर घुर्राइए। सेना बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म, अच्छे प्लेटफॉर्म देती है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भी प्लेटफॉर्म। मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि सेना में कैसे कैसे लोगों ने जो है अचीवमेंट हासिल करे, स्पोर्ट्स में हासिल किया हुआ है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर ओलंपिक में भी हमने कई सारे मेडल हमने लिया हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें इन्फेंट्री की, इन्फेंट्री का जो है हमारे देश में 7 प्रकार की इन्फेंट्री है। एक है स्टैंडर्ड इन्फेंट्री जो कि जल, थल और गगन यानी कि तीनों प्रकार के टेरेन में काम करने के लिए सक्षम है। इन्फेंट्री एयरफोर्स के साथ मिलकर भी स्पेशल हेलीबोर्न ऑपरेशन करते हैं। इन्फेंट्री नेवी के साथ मिलकर के एमपीवीएस ऑपरेशन को अंजाम देती है, और जमीन की तो रानी है, तो जमीन में उनको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि सेना का हर एक इन्फेंट्री का जवान जमीन को अपनी ढाल बना करके, उसे गहना बना के इस प्रकार से उड़ता है कि दुश्मन के सामने होते हुए उसे नजर नहीं आता है। ये जो है मुमकिन होता है कैमोफ्लेज कंसेलमेंट की ट्रेनिंग से। इसके अलावा जो है इन्फेंट्री के अंदर कई एक ऐसे नुमाइंदे होते हैं, जैसे कि मैकेनाइज इन्फेंट्री जो कि आर्मर्ड और इन्फेंट्री से बनी हुई होती है। इसका मेन लक्ष्य होता है कि से इन्फेंट्री की मोबिलिटी को और इनकी फायर पावर को बढ़ाया जाए। अगला है पैराशूट इन्फेंट्री जो कि एसएचबी ऑपरेशन का अंजाम देते हैं। पैरा एसएफ इन्फेंट्री स्पेशल फोर्स इन्फेंट्री होती है जो कि स्पेशल टास्क इन्हें दुश्मन के वीआईपीज और कमांडोज को ट्रेन किया जाता है इसके अंदर। 5वां है एटीजीएम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इन्फेंट्री जो कि दुश्मन के टैंक्स को चने चबाने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा स्काउट इन्फेंट्री, ये मुख्यतः नॉर्थ ईस्ट
और लेके लद्दाख में ऑपरेट करते हैं, क्योंकि इसमें जो जवान होते हैं वो जनरली इसी इलाके के होते हैं, जो कि चीते की चपलता और इसकी स्पीड के तौर पर काम करते हैं। और जैसे कि हमारे देश में अरुणाचल स्काउट है, सिक्किम स्काउट है, इसके बाद लद्दाख स्काउट है, गढ़वा स्काउट है, कुमाऊं स्काउट है। ये जनरली इसमें जो जवान होते हैं वो उसी इलाके के भर्ती किए जाते हैं, ताकि ये उस इलाके में माहिर होते हैं। और लास्ट में आता है मोटराइज इन्फेंट्री। मोटराइज इन्फेंट्री जो है बेसिक पास 81 मोटर और 105 IFG गन होती है, जो कि दुश्मन के दांत खट्टे करने के लिए काफी होती है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि इन्फेंट्री में हर इन्फेंट्री में 27 रेजिमेंट है। आप देखिए, पहले सेना शुरू हुआ, सेना के बाद आप इन्फेंट्री में आए, इन्फेंट्री के बाद इन्फेंट्री में भी कुल 27 रेजिमेंट है, जो कि हमारे क्षेत्र और जातियों के नाम पर आधारित है। और ये क्षेत्र और जातियों के नाम पे आधारित इसलिए दिए गए क्योंकि वतन नाम नमक निशान, और सबसे जरूरी है किलर इंस्टिंक्ट भावना, देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना को उजागर कर सके। इसीलिए इन्फेंट्री के नाम क्षेत्रों और जातियों के आधार पर रखे गए हैं। क्षेत्रों के नाम पे अगर बात करें, जैसे पंजाब रेजिमेंट है, मद्रास रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, गढ़वाल, कुमाऊं, असम रेजिमेंट, जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री, जम्मू एंड कश्मीर रेजिमेंट, ये क्षेत्र के आधार पर इनके नाम रखे, ताकि जवानों के अंदर किलर इंस्टिंक्ट की भावना पैदा हो, वतन के लिए कुछ कर गुजरने की भावना पैदा हो। अगर जाति के नाम पर जो इन्फेंट्रीज के नाम रखे गए हैं, तो इसमें है जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूताना राइफल रेजिमेंट, सिखलाई रेजिमेंट, डोगरा रेजिमेंट, नागा रेजिमेंट, मराठा लाइट इन्फेंट्री, महार रेजिमेंट। क्योंकि मैं महार रेजिमेंट का ही एक छोटा सा सैनिक हूं, तो मैं महार रेजिमेंट के बारे में ही आज आपको बताऊंगा। महार रेजिमेंट में भी मैं 8 माह, जैसे हमारे सीओ साहब ने बताया कि साहब 8 महार PUC बटालियन, तो मेरी बटालियन को ऑपरेशन पवन में परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा हमारे पास हमारे 8 महार PUC बटालियन में एक परमवीर चक्र, एक महावीर चक्र, 3 वीर चक्र, एक शौर्य चक्र, 13 सेना मेडल, एक बार 2 सेना मेडल, 2 मेंशनीज डिस्पैच और कई ऐसे अनगिनत कमेंडेशन कार्ड है। तो मुझे कहीं ना कहीं इस बटालियन पे गर्व है कि मैं इसका एक छोटा सा अंग हूँ। और ये जो सभी रेजिमेंट मैंने बताया है, हर रेजिमेंट की लगभग 20 से 22 बटालियन होती है, और हर रेजिमेंट के साथ 2 से 3 राष्ट्रीय राइफल, जो कि जम्मू कश्मीर के टेरेन में ऑपरेट कर रही है, और 2 TA टेरिटोरियल आर्मी भी होती है। तो ये बहुत बड़ा एक सेना का समुदाय है, कि बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ये। इसमें बच्चों को आने के लिए बहुत सारे रास्ते भी है। हमारे देश के बहुत सारे ऐसे जवान हैं जो इसके बारे में नहीं जानते, इसलिए मैंने सोचा कि आपको इसके बारे में बता दूं। अब बात करेंगे ट्रेनिंग के, तो जैसे ही एक अग्निवीर जो महार रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर, जो कि सागर में, मध्य प्रदेश के सागर में है, यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए जब पहुंचते हैं, तो इसमें एक खासियत ये भी है कि ये अलग अलग क्षेत्रों से आते हैं, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग मजहब, अलग अलग वर्गों से आते हैं। लेकिन जैसे ये महार रेजिमेंट के सेंटर के गेट में रखते हैं, इनके सभी का एक ही धर्म हो जाता है, और वो है सैनिक धर्म, और इनकी एक ही जात है, और वो है मिलिट्री जात। तो ये दोनों के ही तौर पर सभी सैनिकों को, जो भारतवर्ष के पूरे अलग अलग क्षेत्र से आए हैं, इनको महार रेजिमेंट सही तरीके से ट्रेनिंग प्रदान करते हैं। इनको एक जैसा खान पान, एक जैसा रहन पान, ट्रेनिंग भी एक जैसा ही देते हैं। बेसिकली जो अग्निवीर है, इनका ट्रेनिंग शेड्यूल 6 महीने का रखा गया है। इसमें पहले 3 महीने के लिए, यानी 12 हफ्ते के लिए हम इनको बेसिक ट्रेनिंग देते हैं, और दूसरे 12 हफ्तों में इनकी एडवांस ट्रेनिंग, फौज में जो टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, वो दिया जाता है। यहाँ पर जो ट्रेनिंग से रिलेटेड संबंध है कि एक जवानों को, क्योंकि ये सिविल से आए हैं और इनको फौज में कन्वर्ट करना, तो इनका जो पहला हफ्ता होता है ये 0 वीक के नाम से कराया जाता है। अब इस 0 वीक में हम जवानों को, जो सिविलियन आ रहे हैं, इनको जो है फौज में कैसे काम करना है, इसका टाइम मैनेजमेंट के तौर पे समय पे जगना है, समय पर सोना है, समय पर काम करना है। साथ ही फौज का जो इक्विपमेंट है, ड्रेस इक्विपमेंट किट है, इसको तैयार करना है, इसे पहनना है, इसको कैसे पहनना है, ये सारी चीजें सिखाया जाता है। इनको मेस ड्रिल, मेस का टाइमिंग, ये सब टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीजें फॉलोइंग करके इनके रोल कॉल के द्वारा इन्हें बता दिया जाता है। और जैसे जैसे ये जवान जब सेकेंड वीक में, अपने फर्स्ट वीक में पहुंचते हैं बेसिक ट्रेनिंग में, तो बेसिक ट्रेनिंग में बिल्कुल इनकी शारीरिक क्षमता और मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए ही ये ट्रेनिंग रखा गया है, और ये बिल्कुल बेसिक के तरीके से होता है। तो इसमें कोई नया मतलब वो नहीं है जो बच्चे सोचते हैं कि ये ट्रेनिंग में बहुत रगड़ा मिलता है, या इन्होंने पहले सुना कि फलाना जो है हमारे पड़ोस का ये भाग के आ गया, वो भाग के, ऐसा नहीं है। वो कहीं ना कहीं कमी रह जाते हैं, इसलिए वो ऐसे कदम उठाते हैं।
बाकी आज की तारीख में जो मैंने अनुभव किया है कि सेना की जो ट्रेनिंग है जवान के शारीरिक और मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दिया जाता है। इसमें हम जवानों को सुबह के टाइम पे पीटी कराते हैं। पीटी भी आरटीसी यानी कि रिक्रूटेबल टाट के जरिए ही किया जाता है, जिसमें पहले उसको वॉकिंग, उसको फिर रनिंग, लेटरल जंपिंग, स्प्रिंग, बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज है जिनके माध्यम से उनकी शारीरिक क्षमता को बढ़ाते हैं। इसके बाद हम इनको ड्रिल भी कराते हैं। ड्रिल जो है इन्हें जवानों को अनुशासन सिखाता है, साथ ही कुछ एक टीम बिल्डिंग की भावना भी पैदा करता है। अनुशासन के साथ साथ जवानों को हम इसमें वेपन ट्रेनिंग भी देते हैं ड्रिल के साथ साथ। और वेपन ट्रेनिंग जैसे साहब ने बताया कि मार्क्समैन ये एक बहुत ही अहम सेना के अंदर माना जाता है। जो मार्क्समैन होता है वो बिल्कुल बाकी जवानों से हटके होता है। तो जो सेना के अंदर मार्क्समैन बनने के लिए इनको हम सबसे पहले फायरिंग के बुनियादी उसूल जो होते हैं उससे हम इनके शुरू किया जाता है। मतलब राइफल को कैसे पकड़ना है, कैसे सीज लेना है, कैसे पोजीशन है, बहुत ही बेसिक तरीके से इनको ट्रेनिंग दिया जाता है। तो इसमें भी जवान आगे आकर के मेडल ले सकते हैं। राजविंदर सिंह राठौर साहब इसी का एक हिस्सा है। हालांकि वो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी से निकले थे, तो वहां पर उन्होंने अच्छी तरह से तो किया और देश के लिए भी मेडल लाया है। इसके अलावा हम इनको प्लाटून के तौर पर जब ट्रेनिंग कराते हैं तो इसको फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, मैप रीडिंग और बहुत सारी ऐसी चीजें जो सिविल में बच्चा नहीं जानता है। सिविल में तो सिर्फ आज के लोग देख रहे हैं ना कि मोबाइल का इस्तेमाल करके एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है। तो हम फौज में जवानों को विदाउट मोबाइल, कंपास, मैप के माध्यम से भी एक जगह से दूसरी जाने का तरीका हम इसमें सिखाते हैं। जब ये जवान अपनी शर्तें 8-12 हफ्ते की शर्तें पास कर लेता है तो इसे हम आगे चल के एडवांस ट्रेनिंग में शामिल कर लेते हैं। और एडवांस ट्रेनिंग में भी हम इसके फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट के अलावा जो है इसके फासले का अनुमान लगाना, जजिंग डिस्टेंस, कैमोफ्लेज एंड कंसीलमेंट, स्टाल्किंग, रेंज प्रोसीजर, रेंज ड्रिल, फायर डिसिप्लिन, स्काउटिंग, वर्बल, ऐसी बहुत सारी ट्रेनिंग होती है जो कि हम इसे एडवांस ट्रेनिंग में देते हैं। बेसिकली इसे एडवांस ट्रेनिंग के दौरान 5 स्किल में हम जवान को ट्रेन करते हैं। एक है नेविगेशन, दूसरा कम्युनिकेशन, तीसरा डेमोलेशन, चौथा वेपन हैंडलिंग और 5वां फर्स्ट एड। जब ये जवान 5 इन स्किल में महारत हासिल कर लेता है तो इसके बाद हम ऐसे जवान को कसम खिला करके अपने अपने यूनिटों में भेज देते हैं। और जब ये यूनिट में पहुंचता तो यहाँ इनकी असली ट्रेनिंग शुरू होती है। यहाँ पर ये जवान जब पहुंचते तो ग्रीन हॉर्न कैडर हम इनका चलाते हैं, जिसके वाईएस यंग सोल्जर कैडर भी होते हैं या वाईयूज भी होते हैं जो अफसर्स के लिए होते हैं। तो इन कैडर्स के माध्यम से हम इनके अंदर की छुपी कलाओं को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। और जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स में जो जवान स्पोर्ट्स में, जैसे बॉक्सिंग में अमित फंगले महार रेजिमेंट के ही है, अविनाश साबले, सुबेदार अविनाश साबले, ये भी रनिंग में भी हाल ही में इन्होंने भी मेडल लाया है, तो ये भी महार रेजिमेंट के है। नीरज चोपड़ा साहब, इन्होंने भी भाला फेंक में देश के लिए मेडल लाया। तो ऐसे बहुत सारे, मिल्खा सिंह साहब, इनको तो पूरी दुनिया ही जानती है। तो ये सारे सेना के हिस्से रहे हैं। आप कहीं ना कहीं इनसे भी प्रेरणा लेकर के सेना में आने की कोशिश कर सकते हैं। जब ये जवान सेना में होते हैं तो कुछ एक जवान तो स्पोर्ट्स की तरफ निकालते हैं, जो जिस फील्ड में जो है, जो इनकी स्किल्स के आधार पर इनको हम ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। बाकी जो बच्चे हुए जवान होते हैं इनको समय के आधार पर प्रमोशन कैडर चलाते हैं, साथ साथ इनका जो है कोर्सेज भी कराते हैं। सेना के अंदर बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है, जैसे कि पीटी इंस्ट्रक्टर जो कि एएसपीटी पुणे में चलाते हैं, WT इंस्ट्रक्टर इन्फेंट्री स्कूल महू में, जो कि मैंने खुद किया है। और इसमें जो ग्रेडिंग भी होती है वो इनकी काबिलियत के आधार पर दी जाती है। जो इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग होता है, जो इसमें बिल्कुल महारत हासिल कर लेते हैं, इनको जो है हम आई ग्रेडिंग से सम्मानित करते हैं। और आई ग्रेडिंग देने के बाद वापस जो है एस्टेब्लिशमेंट में, कैट ए एस्टेब्लिशमेंट, कैट बी, कैट सी, IMA, देहरादून, OTA, हर जगह जो जहाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हमारे, वहां पर भेज करके इन्हीं के माध्यम से भारतीय सेना के अफसर्स को भी हम ट्रेन कराते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक जुड़ा हुआ लिंक है। आओ ट्रेनिंग पाओ, अपनी ट्रेनिंग की क्षमता को साबित करो और आगे बढ़ो और इसका पूरा फायदा लीजिए। इसके अलावा जब ये जवान पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं तो हम इन्हें जो है ऑपरेशंस में इस्तेमाल करते हैं। आप देख रहे होंगे कि जम्मू कश्मीर में लगातार कई सारे ऐसे ऑपरेशन चल रहे हैं। मैंने भी सन 2010 में एक ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन सरस्वती, जिसका मैं एक हिस्सा रहा हूं, जिसमें मुझे सेना मेडल से नवाजा गया था। ये ऑपरेशन जो सरस्वती है 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में अंजाम दिया गया था। और इस ऑपरेशन के लिए हमारे पास खबर था कि
15 से 20 आतंकवादी जो कि रजौरी और नौशेरा के सेक्टर से घुसपैठ कर करके खब्बर के जंगल में, और ये खब्बर का जंगल ऐसा जंगल है, अगर यदि आप कभी उधर वैष्णो देवी उसके आगे जाते हैं तो आपको ये नजर आएगा। इसमें जो है कई ऐसी पहाड़ियां जहाँ पे सूरज की रोशनी पूरी तरह से नहीं पहुंच पाती है, जहाँ पर इनके हाइडआउट्स है। तो ऐसे हाइडआउट्स में ये इन्फिल्ट्रेशन करके आते हैं और छुपे रहते हैं। तो जब हमारी बटालियन को ये पता लगा तो 25 मार्च 2010 से ही हमारी बटालियन इस शैडो ऑपरेशन, सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन में लगी हुई थी। मैं इस ऑपरेशन में पर्सनली जो है 31 मार्च 2010 को इसमें जुड़ा था, क्योंकि हम ऐसे 60 ऐसे जवान थे जो कि छुट्टी काट के आए थे, और आने के बाद हमें बटालियन में पहुंचते ही रियर में टास्क मिला कि आप इसमें जाइए और ऑपरेशन में, शैडो ऑपरेशन में जाइए, जहां पर हमारे पहले वाले जवान हैं उन जवानों को रिलीव कीजिए। तो जब मुझे पता लगा तो मैं क्योंकि मैं घातक प्लाटून का ही जवान था और घातक प्लाटून कमांडर हवलदार था, तो मैं इनको लेकर के, अपने 60 जवानों को लेकर के निकला। वहां जब 6 घंटे की पैदल चढ़ाई करके जब पहुंचे हम लोग, तो वहां पता लगा कि अभी रात हो चुकी है, और कि हम खाना और एम्यूनिशन लेके गए थे। तो हमने जो हमारे जवान थे उनको रेडियो सेट पे कॉल किया, कॉल करके बताया कि भाई ऐसे ऐसे जगह की आर्मी है और यहाँ पे पहुंची और अपना अपना खाना लेके जाइए। और हमने इनको जब खाना एम्यूनिशन दिया तो हमें ऊपर से आदेश आया कि आप लोग अभी जहाँ हो वहीं जो है स्टॉप लगा के बैठ जाओ। तो हमने रात को आउटर कॉर्डन लगाया और आउटर कॉर्डन लगा करके आराम से उस पर जो है रात भर पहरेदारी की। जब सुबह हुआ तो हमारे प्लाटून के, मेरे प्लाटून के जवान जो है वो आज मुझसे मिले। हमारे अधिकारी साहब भी थे वहां पर, उनसे भी हम सीओ साहब से सभी से मिले। मिलने के बाद हम लोगों को फिर आदेश मिला कि आप जाइए, और एक पहाड़ी दिया गया मुझे, क्योंकि मैं एक सेक्शन कमांडर था, 10 जवान मेरे साथ थे मेरे घातक प्लाटून के, ताकि आप इस पहाड़ी को सर्च कीजिए। हम लोग उस पहाड़ी को ऊपर से नीचे की तरफ सर्च करना हमने शुरू किया। तो मैं एक बार उस जगह पे भी गया था जहां बाद में एनकाउंटर हुआ था। तो वहां पर जब मिल्टन ने उस वक्त हमें देख भी लिया था, लेकिन उन्होंने फायर नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि वो लोग घिर चुके हैं और अब वो अगर उस समय फायर करेंगे तो ये पकड़ा जाएंगे। इस वजह से उन्होंने फायर नहीं किया। लेकिन उन्होंने गलती कर दिया, उन्होंने तकरीबन 2 बजे के आसपास जो है तोराया सैटेलाइट फोन होता है, जो कि आप दुनिया में कहीं पे उससे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, उस फोन से अपने आकाओं को उन्होंने कहीं फोन कर दिया कि भाई हमें जो है हिंदुस्तानी सूंघ रहा है। तो ये अच्छी बात हमारे लिए थी कि ये जो इंटरसेप्ट हुआ, जो इनका वर्डिंग हुआ, ये कैच हुआ, हमारे जो है इंटरसेप्ट कर लिया गया। और सीधा उधमपुर में जो हमारा कमांड हेडक्वार्टर है वहां पे कॉल आ गया कि भाई ऐसे ऐसे है, और आप जिस इलाके में ऑपरेट कर रहे हो उस इलाके में तोराया सैटेलाइट फोन से बातें हो रही है। तो उधमपुर से डायरेक्ट हमारे सीओ साहब को कॉल आया और उन्होंने हमें जो एक जीआर, ग्रिड रेफरेंस कहते हैं इसे, वो जीआर पास किया। जीआर पास करने के बाद सीओ साहब ने उस जीआर को जब मैप पे देखा तो उस जीआर के ऊपर मैं खुद ही था। तो तुरंत हमें रेडियो सेट पे मैसेज आ गया कि ऐसा ऐसा जीआर है और यहाँ पर जो है से कम्युनिकेशन हुआ है। तो हमने दोबारा से फिर सर्चिंग शुरू कर दिया। और जब हमने दोबारा से उस इलाके में सर्चिंग शुरू किया तो मैं था, मेरे साथ मेरा बडी लासनायक चंद्रशेखर नट, सिपाही मोहन सिंह, हवलदार गजानन वैद, ये सारे मेरे साथ उसमें हम, क्योंकि मैं छुट्टी पे आया था तो मेरे साथ ही, मेरे प्लाटून के हम साथ ही चलने लगे। अचानक जो है मिल्टन ने फायर कर दिया और वो सीधी गोली आकर के सिपाही मोहन सिंह के छाती पे लगी। लेकिन वो गोली जो है सिपाही मोहन सिंह का सीना भेद नहीं सकी, क्योंकि यहाँ पर एक चीज हमें सीखने को मिलती है कि सीआईसीटी के इलाके में जो है बीपीजे यानी कि बुलेट प्रूफ जैकेट और बुलेट प्रूफ पट्टा, ये पहना निहायत ही जरूरी है। उसी बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से आज सिपाही मोहन सिंह हमारे बीच है, हमारे साथ में है। तो ये जो फौज की जो सिखलाई है ये बहुत ही जरूरी है और अच्छी सिखलाई है, इसे जवान जो है अमल में लाते हैं। तो जैसे ही सिपाही मोहन सिंह की छाती पे आकर गोली लगी, वो तुरंत जमीन पे गिर गया और हमने सभी ने तुरंत आड़ पकड़ ली। आड़ पकड़ने के बाद मैं रेंगते हुए उसके पास गया, उससे फिर पूछा कि भाई क्या हुआ। तो क्योंकि वो मेरे ही एओआर का इलाका था और मुझे नजर नहीं आ रहा था, जबकि मिल्टन ने 10 से 20 मीटर की दूरी पर थे वो, और उन्होंने अपने ऊपर पूरे झाड़ियों का इस्तेमाल करके कैमोफ्लेज कर रखा था, पत्ते ओढ़ रखे थे। तो वो मुझे नजर तो आ नहीं रहा, लेकिन वो फायर कर रहे थे, उनकी गोली की आवाज जो है मुझे नजर आ रही। एक बार तो मैंने सोचा कि भाई ऐसा तो नहीं कि हमारे ही जवान क्रॉस फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि जो पाकिस्तानी होते हैं इनके पास जो AK-47 उनका एमिशन अलग होता है, तो वो आवाज कहीं ना कहीं जो है वो अलग टाइप की आवाज आ रही थी। मैंने सोचा हो ना हो ये मिल्टन का ही फायर है। तो मैंने थोड़ा सा आगे की तरफ हरकत किया। हरकत करने के बाद उन्होंने तुरंत मुझ पर फायर कर दिया, लेकिन किस्मत मेरी अच्छी थी कि वो गोलियां मुझे न लग करके मेरे कंधे पे आकर के, दाहिने कंधे पे आकर के दीवार पे टकराई।
तो मैंने अब देखा कि यहाँ पर उसकी दीवार पर गोलियां लग रही है, लेकिन वो सामने कोई नजर नहीं आ रहा, जबकि वो मेरे बिल्कुल सामने 10 मीटर की दूरी पर ही था। मैंने देखा, इस इलाके में गौर से देखा, तो अचानक मुझे उसका बैरल, जहां से उसने गोलियां फायर की, तो वहां पे हल्का सा धुआं नजर आया, बैरल नजर आ गया। तो मैंने वहीं पे अपनी एक कॉक करी और वहीं पे उनको, उस बंदे को जो है वहीं पे खत्म कर दिया। तो उसके साथ तो एक बंदा और लेटा था, वो भी नजर नहीं आ रहा था। तो जब इसको गोली लगी तो उसने थोड़ी सी, उसका डर लगा होगा, उसने थोड़ा सा अपने हरकत की, हरकत करने के बाद उसका भी मुझे पाव का बूट नजर आया, उसको भी हमने वहीं पे फिर मार दिया। तो जब ये दोनों टेररिस्ट, जो अफगानी टेररिस्ट थे, मारे गए, तो मारने के बाद उसके 2 और ऐसे आतंकवादी थे जो कि उन्हीं के साथ छुपे हुए थे, लेकिन वो पत्थर की आड़ के बीच में छुपे हुए थे। उन्होंने अचानक हमारे ऊपर जो ग्रेनेड फेंक दिए, और 3 ग्रेनेड फेंके, और ग्रेनेड हमारे पास आए, हमारे पास गिरे, और गिर के नीचे लुढ़क करके जमीन पे गए, वहां से फटे। जैसे वो तीनों ग्रेनेड ब्लास्ट हुए, तो तीनों ग्रेनेड का ब्लास्ट होने से उसका जो धुआं है और उसकी जो धूल है वो उड़ करके हमारे ऊपर आ गई। हमारे ऊपर आने के बाद हम अचानक कुछ सेकंड के लिए बधिर हो गए। हमें कुछ मतलब सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि मेरे साथ कैप्टन एमटी सिंह साहब भी तब तक वहां पहुंच चुके थे। तो हमें उस वक्त कुछ समझ नहीं रहा था। फिर हमने अपने आप को थोड़ा सा शांत किया। शांत करने के बाद हम 2 कदम पीछे आए और आर पकड़ के फिर सोचा। फिर मैंने जो है तुरंत, क्योंकि मुझे याद था कि मेरे प्लाटून कमांडर साहब थे सुबेदार दिलीप मस्के साहब, उनके पास उनका बड़ी था अनिल बिष्ट, उसके पास MGL था। MGL फिर हमने मंगाया, मल्टी शॉट ग्रेनेड लॉन्चर कहते हैं, वो हमारे साउथ अफ्रीका से हमने खरीदा और नया नया ही हमारे पास आया था। तो MGL मंगा करके, और मैं सेक्शन कमांडर कोर्स क्वालिफाइड था, तो उसका ऑपरेट करना था मुझे बहुत अच्छे से आता था। तो फिर मैं MGL लिया। कैप्टन MP सिंह साहब मेरे साथ है, लासनायक सतीश शेखावत, चंद्रशेखर नट, ये सारे मेरे साथ, हम लोग आगे गए। आगे चल के हमने MGL से वहां पर पत्थर के ऊपर फायर किया। अब यहाँ पे भी एक ट्रिक है कि MGL का जो आर्मिंग डिस्टेंस है वो 9 से 28 मीटर होता है, तो वो MGL जो है वहां पे फायर नहीं कर सकता। फिर हमने दिमाग लगा और MGL को इम्पैक्ट तरीके से फायर किया और पत्थर पे टकराया। तो जैसे ही पत्थर पे फटते थे, उसके सारे स्प्लेंडर है वो पूरे एरिया में गिर करके जो है मिलिटेंट्स को लग रहे थे। तो 2 मिलिटेंट तो हमने पहले खत्म कर दिया। 2 मिलिटेंट ऐसे थे जो पत्थर के बीच में थे, इनको भी स्प्लेंडर जो है लग चुके थे। इसके बाद उन मिलिटेंट ने जब देख लिया कि अभी ये हमारे ऊपर ग्रेनेड फेंक रहे, MGL से फायर कर रहे हैं, तो 2 मिलिटेंट जो कि पत्थर के आड़ के पीछे छुपे हुए थे, इन्होंने प्लानिंग बनाया कि हम जो है एक सरेंडर की कार्रवाई करेगा और दूसरा उसकी आड़ में या तो भाग जाएगा या फिर हमारे ऊपर फायर करेगा। तो उन्होंने ऐसे किया। 10-15 मिनट के बाद एक मिलिटेंट धीरे से आवाज कर रहा था, सर 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 हमें मत मारिए, हमें मत मारिए। तो कैप्टन MP सिंह साहब था, उन्होंने जो है उसको बाहर आने के लिए बोला। जैसे ही वो बाहर आए, तो बाहर आकर के उसको हमने हथियार नीचे रखाया, उसके पूरे कपड़े उतारा और हमारे कमांडिंग ऑफिसर कर्नल नीरज कुमार सोनी साहब को हमने रिपोर्ट किया। तो उन्होंने कहा कि आप देश में एक और कसाब पैदा मत कीजिए। बस उनका इतना बोलना था और कैप्टन MP साहब ने कॉक किया और उस मिलिटेंट को वहीं पे मार गिराया। तो वो जैसे ही वो गिरा, तो जो उनका लास्ट मिलिटेंट था, उसने अंधाधुंध फायरिंग किया, और जैसे उसने अंधाधुंध फायरिंग की, उसकी फायरिंग की आवाज पता लगी और हम वहां पहुंच करके उसको भी आराम से देख करके मार गए। तो इस पूरे जो ऑपरेशन ससुटी था, पूरे घटनाक्रम में ये भारतीय सेना का दूसरा ऐसा सफल ऑपरेशन था जिसमें हमने 2 घंटे के अंदर बिना किसी कैजुअलिटी के 6 आतंकवादी को मार गिरा। क्योंकि पहला ऑपरेशन था जो पैरा रेजिमेंट ने किया था, मुझे याद है, और उसमें 10 मिलिटेंट उन्होंने 4 घंटे के अंदर मारे थे, और हमारी बटालियन का ये ऑपरेशन था जिसमें हमने 2 घंटे के अंदर 6 मिलिटेंट को मार गिरा था। और इस कार्य के लिए हमारी बटालियन के जो अहदेदार थे, इनकी तरफ से हमें और सेना की तरफ से एक शौर्य चक्र, 2 सेना मेडल, जो कि एक मुझे और एक मेरा बड़ी लासनायक चंद्रशेखर नट को, एक GOC कॉम्बिनेशन कार्ड और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमांडेंट कार्ड से इसके लिए हमें नवाजा गया है। तो यहाँ पर कहने का मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो जवान आते हैं, ये मेरा ही ऑपरेशन है। कई एक ऐसे ऑपरेशन है जिसमें बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है और अपने आप को साबित किया है। मैं अपने आप को धन्यवाद भी करता हूँ कि मैं ऐसे जो हमारे PVC है, संजय कुमार, योगेंद्र यादव, बाना सिंह, इनसे पर्सनली मिलने का मुझे मौका मिला। जब हमने एक सेमिनार किया था डायरेक्ट सेना के अंदर, GCOs का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इनसे मैं जब मिला तो मुझे बहुत इनसे प्रेरणा मिलती है कि ऐसे भी हमारे देश के अंदर जवान हैं जो जीवित है और जिन्होंने परमवीर चक्र हासिल किया हुआ है, और इनसे मैं पर्सनली मिला हूँ। योगेंद्र यादव साहब के साथ तो मैंने खुद PT भी किया है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं, हमें मोटिवेट करती है। अब मैं सर्विस के अपने आखिरी पड़ाव पे हूँ, और जैसे कि हमारे शिव साहब ने बताया, इनके साथ मैं NCC के बच्चों को, और जैसा हमारा चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन है,
इनके साथ भी मैं अभी जुड़ ही चुका हूँ लगभग। तो इनके तौर पे हमारी सीओ मैडम मिसेस कविता भंडारी मैडम भी बच्चों को, हमारे जो एनसीसी के बच्चे हैं, इनको जो है तैयार करने में, इनको मोटिवेट करने के बाद समय समय पर आकर इनका क्लासेस लेती है, इनका लेक्चर लेती है, उनको मोटिवेट भी करती है। एक और चीज, जब मैं इनरोलमेंट के लिए जाता हूँ, ये हमारे कहीं ना कहीं देश की थोड़ा सा विडम्बना ही रही है कि जो हमारे पेरेंट्स है वो लड़कियों को खास करके एनसीसी में आने के लिए मना करते हैं। ये थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता, जबकि लड़कियों के लिए एनसीसी के बहुत फायदे हैं। आप लोग भी जो सुन रहे हैं और जो आप आगे जिनको बताओगे, एनसीसी में आने के लिए बच्चों को मोटिवेट कीजिए। एनसीसी का सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि आप डायरेक्ट एंट्री स्कीम के द्वारा सेना के अंदर ऑफिसर बन सकते हैं। आप ये देख लीजिए कि एक जो एनडीए की एग्जाम होती है या सीडीएस की एग्जाम होती है, इसमें हमारे देश के एक बार में 5 लाख बच्चे जो भर्ती जो एग्जाम देते हैं, जिसमें से 400, 500, 350 बच्चे सिलेक्ट होते हैं और इनका बाद में इंटरव्यू होता है। और सेना जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर है, ए या बी ग्रेड से होता है, तो ये डायरेक्ट जा करके उसमें इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ये सेना में एनसीसी कहीं ना कहीं फायदा है। और एनसीसी के पर्सनल फायदे भी बहुत सारे हैं। आपका फिजिकल स्टैंडर्ड जो है अप हो जाता है, अलग अलग स्कूल के बच्चों से मिलने का मौका मिलता है। मुझे अभी भी याद है, मेरे यूनिट में मैं एक स्कूल है, इसका नाम नहीं लूंगा, तो वो स्कूल के बच्चे जो है ना बहुत ही बैकवर्ड बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन जब उन्होंने अच्छे स्कूल के बच्चों से, जो कि अच्छे कल्चर से आते हैं, अच्छे बैकग्राउंड से आते हैं, उनके साथ मिलते हैं, तो उनने कहीं ना कहीं ये लगता है कि यार हम ऐसे क्यों नहीं बन सकते। और यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं है। हर एक और कई एक ऐसे उदाहरण है जिनके माध्यम से लोगों ने अपने आप को प्रूफ भी किया है, जो जमीन से उठे हैं। मैं भी जमीन से जुड़ा हुआ था और यहाँ तक सुबह मेजर तक ईश्वर की कृपा रही तो पहुंच गया है। तो आप लोगों से भी अनुरोध है और मैं धन्यवाद करता हूँ चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन का और मेरी सीओ मैम का कि इन्होंने मुझे मौका दिया। थैंक यू मैम, धन्यवाद। अगर किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं साहब। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि मैं कविता मैम की तरफ चलूं, हमारे अध्यक्ष जी भी आज भाग्यवश हमारे कार्यालय में ही आ गए हैं, तो मैं माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि आप अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। उसके बाद हम प्रश्न उत्तर के लिए इस सत्र को ओपन करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी। थोड़ा सा खोल दिए। जय हिंद सर। जय हिंद साहब, जय हिंद। हम सब लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें इतने महत्वपूर्ण विषय पर इतनी गंभीर चर्चा सुनने को मिली है। मैं अक्सर, मेरे मन में एक विचार आता है कि जब हम कहीं देखते हैं, आईआईटी के लिए बहुत कोचिंग है, मेडिकल के लिए बहुत कोचिंग है, हर गली गली में है, हर एक बच्चे को लगता है, हर एक माता पिता को लगता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने, लेकिन वास्तव में लगना ही चाहिए कि मेरा बच्चा एनडीए से जाए, मेरा बच्चा आर्मी में जाए। उसके लिए भी इतनी ही सेंसिटाइजेशन की और इतनी ही अच्छी सुविधाओं की और समाज में इतने अच्छे वातावरण की आवश्यकता है। आज सर ने हम सबको जो बताया है, मुझे लगता है हम सभी लोग इससे बहुत जागरूक भी हुए हैं और आपकी इतनी गहरी बातों से बड़े प्रभावित भी हुए हैं। आपने योगेंद्र यादव साहब का भी उल्लेख किया, हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। मैं कई बार योगेंद्र यादव साहब के साथ पूरे ऑपरेशन को सुनने का अवसर मिला है उनके मुख से। ऐसा लगता है कि सुनकर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और ये सारी घटना जो वाकया हुए होंगे और जिस जगह उनका ये कार्यक्रम होता है, जहां जब वो सुनाते हैं तो पूरे परिसर को उस समय ये लगता है कि मुझे भी आर्मी में जाना है। तो मुझे लगता है देश में एक ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता है और सीसीएफ ने आज वेबिनार रख करके कुछ दिशा में बड़ा काम किया है। मैं अभी आदरणीय सचिव चौबे साहब से बोल रहा था कि हमको इस तरह के इसको कंटिन्यू करना चाहिए और कभी कभी किसी एक ऑपरेशन को, पूरा ऑपरेशन कैसे संचालित हुआ है, एक ऑपरेशन के ऊपर ही पूरा का पूरा एक सेमिनार, एक वेबिनार रखना चाहिए। और अगर प्रशासन जी मेरी इस बात को स्वीकार करेंगे तो हम आपसे निवेदन करेंगे, कोई सा एक ऑपरेशन सफेद सागर है, ऑपरेशन कोई है, तो एक प्लानिंग से डे 1 से लेकर के और हम उसको पूरा अंजाम तक ले जाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, किस किस तरह की तरीके अपनाना पड़ते हैं, हम लोग क्या दिखाते हैं और क्या करते हैं। कई बार हमारी स्ट्रेटेजी होती है जिसमें हम लोग, चाहे वो बांग्लादेश के समय जो पाकिस्तान के सैनिकों का सरेंडर हुआ था उसके बारे में हो, ऐसी पूरी जानकारी मिलती है तो नई पीढ़ी को बहुत प्रेरणा मिलती है। और सबसे बड़ा होता है कि जिसको आर्मी में जाना है उसको अपनी 12, 14, 15 साल की उम्र में मन बना लेना पड़ता है, क्योंकि 18, 20 साल की उम्र बनाएगा तो मुझे लगता है उसमें नहीं पहुंच पाएगा।
इसलिए आवश्यकता है कि हम स्कूल में और प्राइमरी स्कूल से ही शुरू करें। मुझे भी एक परमवीर चक्र विजेताओं के ऊपर एक पुस्तक लिखने का सौभाग्य मिला है, और लिखना तो नहीं, कलेक्शन ही कहेंगे उसको। जितने भी परमवीर चक्र विजेता उनके सबके ऊपर एक पुस्तक के रूप में मैंने संग्रह किया है, और मुझे आपके साथ शेयर करने में बड़ी खुशी होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने उसके पहले परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ शर्मा को अपने सिलेबस में लिया है, मेरे प्रयास से, मेरी पुस्तक के रेफरेंस से। तो अगर हम सब लोग इस दिशा में काम करेंगे तो एक बड़ा अच्छा काम होगा। और देश में अग्निवीर योजना तो वास्तव में एक बहुत बड़ा इसके लिए जमीन तैयार करने का काम कर दिया है कि हर एक व्यक्ति को लगता है कि एक मैं ट्रेनिंग लेकर के और समाज में एक सोशल, अगर मैं आर्मी में नहीं भी जाता हूं तब भी मैं कभी भी किन परिस्थितियों में भी अपने देश की रक्षा करने के लिए तैयार हो सकता हूं। हम इजराइल का सुनते हैं कि हर एक व्यक्ति अपने आप में सोल्जर होता है, तो वास्तव में हमें भी उसी तरफ जाना पड़ेगा और हमारे देश के बच्चों को, हमारे देश के नागरिकों को, माता पिता को, सबको मन और मानस बनाना पड़ेगा कि पहले रक्षा है, बाद में हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर हम नहीं होंगे तो क्या होगा? ऐसे बोलते सर सलामत और टोपी हजार जैसी बात है कि सबसे पहली बात है कि हमें अपने देश की रक्षा करना आना चाहिए। अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में किसी तरह का कोई समस्या खड़ी तो उससे समाधान करना आना चाहिए, और इसके लिए ICCF ने सेमिनार वेबिनार रखा है। मैं CCF की पूरी टीम को बहुत बहुत मतलब साधुवाद देता हूँ। सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि CCF एक ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जिसमें पिछले लगभग 5-6 साल से प्रत्येक रविवार को किसी न किसी विषय को लेकर के हम लोग एक सेमिनार इस तरह से रखते हैं, जिसमें त्योहार आया हो, होली हो, दिवाली हो, कोई भी हो, भी 6 साल में कुछ एक बार भी ब्रेक नहीं हुआ है। तो एक सातत्य के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। आगे भी हम इस विषय पर और आगे आपको विश्वास दिलाते हैं काम करेंगे। अधिक से अधिक अपने बच्चों को हम इसकी तरफ आर्मी में जाने के लिए मोटिवेट करेंगे। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बोला, हम एक ऑपरेशन को लेकर के बिल्कुल योजना करते हैं। इसमें कविता मैम का भी सहयोग रहेगा किसी एक ऑपरेशन को लेकर चर्चा करने में। तो मैं चाहूंगा क्वेश्चन आंसर चलने की तरह, उसके पहले कविता मैम आपसे कि आप भी थोड़ा सा अपने विचारों से हमें लाभान्वित करें, फिर एक क्वेश्चन आंसर के लिए सत्रों पर। जी थैंक यू डॉक्टर चौबे। आप सुन पा रहे हैं ना मुझे? जी जी मैम। सभी को नमस्ते। सबसे पहले तो बडोले साहब, आपको थैंक यू। सबको बताना चाहूंगी कि अभी साहब छुट्टी लेकर के अपने परिवार से मिलने गए हुए हैं और नागपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। और फौजियों को छुट्टी बहुत मुश्किल से मिलती है, फिर भी जब मैंने साहब को बोला कि इस तरह का प्रोग्राम है, क्या आप जुड़ना चाहेंगे, तो तुरंत उन्होंने हाँ कर दी, बिना कुछ देरी लगाए और सोचे समझे। तो थैंक यू साहब, आपने अपना इन्फेंट्री के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे साथ शेयर किए, और ऑपरेशन के बारे में जो आपने डिटेल्स बताई हैं। डेफिनेटली जब हम लोग इस तरह की जो घटनाएं हैं उनके बारे में सुनते हैं और जब देखते हैं कि किस तरीके से उन्हें फेस किया गया, तब जाकर के हमें पता लगता है कि कैसे हमारे जो सैनिक हैं और जो लोग सेना में कार्यरत हैं वो किस तरीके से निडर होकर के बिल्कुल खड़े हैं और देश की रक्षा कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं, क्योंकि अभी एनसीसी में हम लोग हैं, वैसे तो मेरे हस्बैंड कोर ऑफ सिग्नल्स से हैं, तो हमने सिग्नल्स में रेजिमेंटल लाइफ देखी है, पर यहाँ विजयनगरम में क्योंकि हम एनसीसी की बटालियन में है और हस्बैंड कमांडिंग ऑफिसर है, तो एनसीसी का जो सेटअप है उसको भी मैं देख पा रही हूँ। और क्योंकि बच्चों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है तो कुछ बातें बताना चाहूंगी। जब मैं कैंप जाती हूँ और हमारी जो गर्ल कैडेट्स हैं उनके साथ मिलती हूँ, उनसे बात करती हूँ और जो एक्टिविटीज होती हैं उनको देखती हूँ, तो बच्चे इतने उत्साह में होते हैं। और उसमें मैं यहाँ ऐड करना चाहूंगी कि बच्चों में जो उत्साह होता है उससे दोगुना चौगुना उत्साह मैंने हमारे जो जेसीओ साहिबान हैं उनमें देखा है और हमारे जो परमानेंट इंस्ट्रक्टर्स हैं सारे उनमें देखा है। तो बिल्कुल सही मायने में जो ट्रेनर्स कहते हैं या उस्ताद कहते हैं, वो अगर आपको देखना है तो आई थिंक आपको जो हमारे आर्मी के ट्रेनर्स हैं उन्हें देखना चाहिए। और रही बात हमारी अपनी यूनिट की, तो क्योंकि मैं आर्मी में इतना समय से हूँ, करीब 25 साल तो हो गए देखते हुए, तो आपको बताना चाहूंगी कि जो हमारी रेजिमेंट्स होती हैं उनमें हमारे जो जवान होते हैं, जो सैनिक होते हैं और उनके परिवार होते हैं, उनकी संख्या काफी ज्यादा होती है। तो उनके वेलफेयर के लिए लेडीज आवा के थ्रू काम करती हैं, आर्मी वुमेन्स वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा। तो वहां पर हमारे अपने वेलफेयर जेसीओज भी होते हैं, लेकिन यहाँ एनसीसी में क्योंकि छोटा सेटअप है तो
बडोले साहब ही हमारे यहाँ पर एडम देख रहे हैं, तो अगर कोई भी फैमिली वेलफेयर का प्रोग्राम होता है तो जो भी प्लानिंग होती है मैं बडोले साहब को बताती हूँ और बहुत ही बखूबी वो उसे एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो ये बहुत ही एक्चुअली मैं कहूंगी कि तारीफ के काबिल है कि यहाँ मुझे वेलफेयर जेसीओ की कभी कमी ऐसी महसूस नहीं हुई है। अगर किसी तरह का रिलीजियस, कल्चरल, सोशल प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज करना है तो बहुत आराम से हो जाता है, सिर्फ आइडिया देने की जरूरत पड़ती है और बहुत ही बखूबी वो ग्राउंड पर हो जाता है। इसके अलावा यही कहूंगी कि हमारे जितने इंस्ट्रक्टर्स हैं बहुत ही सतर्क हैं, सचेत हैं और बहुत सकारात्मक रवैया रखते हैं और ये बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एक रवैया होता है कि हर चीज को पैशन से करना है, ये सिविल में भी आना चाहिए। तो जैसा साहब ने अपनी स्पीच के दौरान बोला कि आजकल सबको गुर्राने का बहुत शौक है, तो एक्चुअल में बच्चों को अब हमें ये कहना है कि अगर आपको इतना गुस्सा आता है किसी चीज पर तो बेटर है उसको कंस्ट्रक्टिव तरीके से यूज करें। तो क्यों ना फौज में आए और यहाँ की ट्रेनिंग देखें और उसके बाद में फौज में अधिकारी बने या जवान बने, किसी भी कैपेसिटी में राष्ट्र की सेवा करें, ना कि ये कि वो डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज को अपनाएं और ड्रग्स में लग जाएं और अपना फ्यूचर भी खराब करें और राष्ट्र पर भी ध्यान न दें। तो यही बस कहना चाहूंगी। तो अगर हो सकता है आगे आने वाले वेबिनार्स में हम बच्चों को भी यहाँ पर ज्वाइन करवाएं और जैसा डॉक्टर शर्मा ने कहा, बिल्कुल देखते हैं आगे आर्मी में किस तरह से एंट्री हो सकती है ऑफिसर्स की, उसमें डिटेल पर हम चर्चा कर सकते हैं और आर्मी में किस तरह की लाइफ रहती है ये भी हम बिल्कुल जरूर देख सकते हैं। तो यही कहना चाहूंगी कि आर्मी में मैंने जनरली जो देखा, क्योंकि मैं तो बिल्कुल सिविल बैकग्राउंड से थी, जब मेरी शादी हुई उससे पहले मुझे आर्मी के बारे में, मिलिट्री के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। तो अब मैं बिल्कुल कह सकती हूँ कि आर्मी में जो मैंने कर्तव्य के प्रति समर्पण देखा है वो सिविल में मैंने थोड़ा कम देखा है। इस पर आप बिल्कुल बुरा मत मानिएगा, पर ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है। मैं खुद सिविल से ही आती हूँ, मेरे अपनी फैमिली में भी कोई नहीं आर्मी मिलिट्री में था, पर फिर भी थोड़ा सा कर्तव्य के प्रति जो समर्पण है वो भावना मैंने मिलिट्री में ज्यादा देखी है। तो ये मेरा थोड़ा सा झुकाव है उन लोगों के लिए जो यूनिफॉर्म में सर्व कर रहे हैं। बाकी बडोले साहब, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया और आई एम श्योर सबने आपका जो ये आज बोधन सुना है उससे कुछ ना कुछ उन्हें नया जानने और समझने को मिला होगा। ओवर टू यू डॉक्टर चौबे। थैंक यू मैम। तो क्वेश्चन आंसर के लिए ओपन करेंगे, हम एक या दो प्रश्न ही लेंगे क्योंकि मुझे कहीं निकलना है और आज हमारी टेक्निकल टीम में वायरल फीवर है। तो डॉक्टर लक्ष्मण ने हैंड रेज किया है, सबसे निवेदन है बिल्कुल शॉर्ट में अपना प्रश्न रखें। हम सर को एक बार और बुला लेंगे। डॉक्टर लक्ष्मण अपना प्रश्न रखें ब्रीफ में। जी नमस्ते बुद्धे साहब, आई एम फ्रॉम। नमस्ते सर, नमस्ते सर। बहुत बड़ी बात है, आप इस उम्र में भी जो है सीसीएफ के लिए काम कर रहे हैं, बहुत सराहनीय सर। थैंक यू सर, आपको देख करके जोश आ रहा है सर मुझ में। ये बात ये ना, आपका बहुत अच्छा तरीके से आपने समझाया। जो देश को रक्षा करने का बात पहले है, देश के में मेरा रक्षा नहीं है तो और का काम तो बाद में हो सकता है। इसीलिए हर स्कूल में, हर कॉलेज में ये ट्रेनिंग कंपलसरी होना चाहिए। अपना आपका रक्षा कर लीजिए, देश के रक्षा करिए, परिवेश की रक्षा कर लीजिए, हर किसी में रक्षा करने के लिए ये जो बहुत जरूरी है। आज इंडिया का जो भारत का जो जैसा कंडीशन हो गया, हम आत्मरक्षा भी कर नहीं पा रहा है। तो इसीलिए हमारा जो डॉक्टर राघवेंद्र सर भी बोला था, राघवेंद्र सर टोल्ड दैट दिस शुड बी इनिशिएटेड फ्रॉम द स्कूल लेवल। आई ऑल्सो एग्री विद दिस। स्कूल लेवल से कैसे एक मिनट लक्ष्मण सर, प्रश्न ब्रीफ में रखें। अरविंद भाई साहब थोड़ा आप इसको कंडक्ट कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए। खुरानिया जी, अरविंद खुरानिया जी, आपको को ओके 5 मिनट। मेरा एक ही सवाल है कि जो हमारे सैनिक या अफसर शहीद हो जाते हैं, कि सीसीएफ सीधा सीधा बच्चों से जुड़ा हुआ है, उनके वेलफेयर की बात करता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इन शहीद सैनिकों के, अधिकारियों के बच्चों का क्या सेना बाद में ध्यान रखती है? क्या उनके फ्यूचर के लिए भी कुछ ऐसे योजनाएं हैं जिनमें उनको सहायता दी जाती है या उनको सेना में शामिल किया जाता है? जी सर, बिल्कुल। आप सुन पा रहे हैं सर? यस सर।
हाँ सर, बिल्कुल सेना में ऐसे वॉर विडोज और उनके बच्चों के लिए हर एक, जैसे मैंने आपको रेजिमेंट सेंटर का नाम बताया था, हर एक रेजिमेंट सेंटर में बॉयज हॉस्टल है। इसके अलावा भी जो वॉर विडोज के बच्चे हैं, इनके लिए हर एक सिस्टम में प्रावधान रखा गया है। सेना में भर्ती के लिए, अदर रैंक्स में जो है सेना में भर्ती करने के लिए जो है इन्हें सहूलियत दी जाती है। इसके अलावा एक चीज और मेरी छूट गई थी, जो मैं इसी सीसीएफ के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में जिला सैनिक बोर्ड होता है, और उस जिला सैनिक बोर्ड में अगर कोई वॉर विडोज है तो वो वहां जाकर के अपने हक जो नहीं पता है उसको वहां से पता कर सकते हैं और सारे वेलफेयर ले सकते हैं। और इसी में एक चीज और है कि बच्चों को जो सेना में आना चाहते हैं उनके लिए, खास करके जवान में, अग्निवीर में, उनके लिए PRTC प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कैडर जो है हर डिस्ट्रिक्ट का जिला सैनिक बोर्ड है वो चलाने के लिए बाध्य है, और वो चलाएंगे। लेकिन बच्चे उन तक अप्रोच ही नहीं कर पाते, इसलिए वो कई बार अपना एडवर्टाइजमेंट सही तरीके से नहीं कर पाते। कोई अगर आप जो सुन पा रहे हैं वो अगर वहां जाकर के उन्हें PRTC कैडर चलाने के लिए बताए तो चला सकते हैं। कई ऐसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है जो पैसा लेकर के बच्चों को भर्ती करवा रहे हैं। अब जब मैं विजयनगर में, वहीं पे मैं देखता हूँ कि एक सतीश कोचिंग क्लासेस है, वो पैसा लेकर के बच्चों को जो है ट्रेन कर रहे हैं, जबकि जिला सैनिक बोर्ड की ये जिम्मेदारी है और वो करते भी है, बट बच्चे वहां तक पहुंच नहीं पाते। और हाँ, अपने सवाल इसका और अच्छी तरीके से जवाब हमारे CO साहब, कर्नल गोपेंद्र साहब, वो दे सकते हैं, क्योंकि वो मुझसे इसके बारे में और भी अच्छे से जानते हैं, ऑफिसर्स के बारे में, वो बताएंगे सर प्लीज। जी सर। प्लीज मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी। लोकल लेवल पर जो हमारा प्रशासनिक तंत्र है वो क्या करता है उस बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हमारी जो यूनिट्स होती हैं, जो रेजिमेंट्स होती हैं, उनके थ्रू वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स चलाए जाते हैं। तो वहां पर खुद जो मिलिट्री के अधिकारी और उनकी फैमिलीज हैं वो इसकी देखरेख करती हैं। तो वहाँ बहुत सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं। तो ये कोर्सेज होते हैं आर्मी वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन के। इसमें मैं आपको अगर उदाहरण दूं तो जैसे कि ब्लॉक प्रिंटिंग है या कैंडल मेकिंग है, इसमें मेहंदी कैसे लगाई जाती है वो भी हो सकता है लेडीज के लिए। देन ब्यूटी पार्लर का कोर्स है, कंप्यूटर कोर्स है, बच्चों के लिए स्पोकन इंग्लिश का कोर्स है। इस तरह के बहुत सारे वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्सेज वहाँ रन किए जाते हैं। तो वीर नारीज या उनके जो बच्चे हैं वो इन कोर्सेज में एनरोल करके और इनका फायदा उठा सकते हैं। उसके बाद में रोजगार के लिए भी उनको मदद दी जाती है, कहाँ वैकेंसीज निकली हैं और किस तरीके से अप्लाई करना है। इसके लिए वो फैमिली वेलफेयर सेंटर में जाकर के अपना मार्गदर्शन ले सकते हैं। और यहाँ पर ये जो सर्विस होती है ये हमारे जो मिलिट्री ऑफिसर्स की पत्नियां हैं वो वॉलंटरी सर्विस देती हैं। मतलब आज अगर कोई भी यहाँ विजयनगरम में कोई ऐसा परिवार है जिसे इस तरह की गाइडेंस की जरूरत है तो वो मेरे पास आकर के भी इस बारे में बात कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से अनरिटन रूल है कि वी आर ड्यूटी बाउंड टू गिव दिस काइंड ऑफ गाइडेंस एंड सपोर्ट टू आवर फ्रेटर्निटी। ये होता है रेजिमेंट के लेवल पे, लेकिन लोकल लेवल पर क्या होता है वो आई थिंक भूपेंद्र विल बी एबल टू टेल यू। Sir, just to quote an example, there is a Madras battalion here. Madras battalion है sir, 5 Madras। उनके एक हवलदार थे जो कि 1994 के अंदर एक्सपायर हो गए। उनका जो सन था वो 1 महीने का था जब वो एक्सपायर हो गए, बट उसकी अभी जब शादी हुई अभी रिसेंटली मई महीने के अंदर, तो हमें पता पड़ा कि वो विजयनगरम से बिलोंग करते थे और हमें बताया गया कि यहाँ पर एक भाई मद्रास के जो हवलदार है जो जिनकी डेथ हो चुकी है उनके बेटे की शादी। तो हमें मैसेज मिला है, बताया गया, और हमने यहाँ से अपने JCO साहिबान को 2 जनों को, कैंप चल रहा था NCC का, उस दौरान गिफ्ट लेके उनके विद फैमिलीज उनको जाके उनको अटेंड करने के लिए बताया गया। तो इस तरह से हमारा एक अनरिटन रूल होता है हर डिस्ट्रिक्ट में। जनरली NCC के एक, जैसे आज की तारीख में अगर कोई वेटरन है जिसकी डेथ हो जाती है विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट में, या किसी जवान, सर्विंग जवान की डेथ हो जाती है, तो हमें पहले से बता दिया जाता है और हम उसके लिए रेथ लेइंग कराना, उसको लास्ट राइट्स के अंदर मदद करना, नेशनल फ्लैग को इंश्योर करना कि उसकी जो नेक्स्ट ऑफ किन है उसको दिया जाना, उसके फ्यूनरल के एक्सपेंसेस वगैरह को टेक ऑन करना, ये सब चीजें हम लोग करते हैं और रेगुलरली करते आ रहे हैं। अगर उसके जैसे यहाँ पर, जैसे विजयनगर में एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगभग 4500 एक्स सर्विसमैन है यहाँ,
तो उनके बच्चों की कोई दिक्कत होती तो वो एक्स सर्विसमैन बोर्ड में तो जाते ही जाते हैं। क्योंकि मैं यहाँ हूँ, मैं उनसे रेगुलरली मिलता रहता हूँ, वो मेरे पास आते हैं और हम इनको रेगुलरली, किसी के पार्ट 2 ऑर्डर नहीं हो रखा, बच्चों की डेट ऑफ बर्थ गलत लग गई, फादर ने गलत लिखवा दी और डेथ हो चुकी, तो हम लेटर्स लिखते हैं इनके रिकॉर्ड ऑफिसर्स को ताकि उनकी डेट ऑफ बर्थ को ठीक किया जाए, ताकि उनके आधार कार्ड वगैरह सही हो सके। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जो हम करते हैं और करते आते हैं। थैंक यू सर। आवा की जो मैं आपको बात बता रही थी, तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो ये फैमिलीज हमें रिटन कम्युनिकेशन भी भेजती हैं, तो उसके थ्रू उन्हें कई बार हायर लेवल अथॉरिटीज को भी कम्युनिकेट किया जाता है ताकि उनकी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान निकाला जा सके। लेकिन यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि लोकल लेवल पर जो हमारा शासन तंत्र है वो थोड़ा संसाधनों के साथ जरूर इन लोगों की मदद करना चाहिए उन्हें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मिलिट्री के पास भी संसाधनों की कमी होती है, क्योंकि हम लोग भी ट्रांसफर हो जाते हैं। विजयनगरम में आज हम हैं, हम 1 साल बाद यहाँ नहीं होंगे, अब उसके बाद में जो ऑफिसर आएगा जरूरी नहीं है कि उसकी वाइफ यहाँ पर आएगी। तो ऐसे में अगर कोई परिवार यूनिट को अप्रोच करता है तो हो सकता है उनको फाइनेंशियली या किसी और तरीके से डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हेल्प तो मिल जाएगी, पर शायद उसके अलावा किसी तरह की और गाइडेंस नहीं मिल पाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोकल लेवल पर, जैसा कि बोडोले साहब ने बताया कि जो सैनिक वेलफेयर बोर्ड होता है, वहाँ थोड़ा सा जो हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे कि कलेक्टर की तरफ से कुछ न कुछ सहायता जरूर वहाँ पर प्रदान करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मुझे एक बात और अच्छी लगी कि मैं आज एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर से बात कर रहा हूँ, क्योंकि कॉलेज टाइम में मैं भी अंडर ऑफिसर रहा एनसीसी में सर। और सी सर्टिफिकेट मिला। थैंक यू सर। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हैंड रेज किया नवीन कुमार जी ने, आप अपना सवाल रखिए सर। मिस्टर नवीन कुमार। राणा जी नमस्कार। नमस्कार सर। कविता जी नमस्कार। नमस्ते सर। आप सबको आषाढ़ी एकादशी की सबसे पहले तो शुभकामनाएं। बड़ा पवित्र दिन है भगवान का। दूसरा, मुझे आपसे एक बात पूछ रही थी, जब आप मिलिट्री ऑपरेशन में होते हैं और किसी आतंकवादी को मार देते थे, उसके बाद की फीलिंग्स क्या होती है? बोडोले साहब आप बताइए। अच्छा, तो आप मतलब क्या चाहते हैं कि वो आतंकवादी हमें मार दे? ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, मैं उसके बाद की फीलिंग जानना चाहता हूँ। जब आप मार देते तो उसके अच्छा, हाँ ठीक है सर, ये चीज मैंने बिल्कुल बिल्कुल ये चीज मैंने छोड़ दी थी। सेना में एक बहुत है, जिसने किया वही आगे कैरी करेगा। जब ये 6 आतंकवादियों को हमने मार गिराया था, तो मुझे ही उन आतंकवादियों को, जो उनकी 6 डेड बॉडियों को कुछ जवानों के साथ उठा करके जो है अपने स्टेशन, इसके ब्रिगेड हेडक्वार्टर तक ले जाने का टास्क मिला था। और वहां पर हम ये सोचते हैं कि अगर मैंने इसे नहीं मारा तो ये मुझे मार देता। बिल्कुल, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं हमारे परिवार और आप लोगों की दुआ है कि ऐसा हमारे साथ नहीं होता, लेकिन कुछ एक परिवार जो हमारे बीच नहीं रहे, जैसे कि लता मंगेशकर जी ने कहा था कि जरा याद कर लो उनकी कुर्बानी जो हमारे बीच में नहीं है। तो सर मैं उनके लिए भी थोड़ा सा नमन करना चाहता हूँ इस सीसीएफ के माध्यम से, जो जवान हमारे शहीद हुए हैं। और ये सवाल जो आया था इनके बच्चों का क्या होता है, एक चीज इसमें और एक मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ सर कि जो उन बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री हो गया है। अभी ये मेरे बेटे ने मुझे निकाल के दिखाया है, ये चीज हमें नहीं पता थी। तो उनके लिए जो है जो स्कूल और कॉलेज करते हैं तो वो भी इनके लिए फेल होता है। तो सर ऐसा नहीं है जो हमें मारेगा, हम उसको पहले। और सेना में एक चीज अच्छी हमें सिखाई जाती है कि हमले में पहल कीजिए, जरूरत पड़ी हमले का खात्मा कीजिए, और जरूरत पड़ी तो दोबारा हमले कीजिए। यानी कि फर्स्ट अटैक, एंड ऑफ अटैक और काउंटर अटैक। तो इसके बाद जो है ना, वो फिर उसकी कोई हैसियत ही नहीं रह जाती कि वो पलट के हम पे वार कर ले। जैसे आर्मी में एक कहावत है, हिट एंड हिट देम हार्ड। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ब्रजेश गुप्ता जी भी हैं हमारे साथ, और मैं जल्दी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना सवाल रखेंगे ब्रजेश गुप्ता जी। सर एक सभी को प्रणाम, मैं सिवान बिहार से हूँ। सर से प्रश्न है कि अग्निवीर के संबंध में इसका सर हमको क्या अच्छाई है, 2 पॉइंट बता दीजिए, और इसका क्या नेगेटिव बातें हैं 2 ठो सर। अग्निवीर स्कीम की। देखो, अग्निवीर को जो मैं इसमें ज्यादा क्योंकि मैं अभी एक सर्विस पर्सन, तो इसके बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन इसके अच्छाई के बारे में मैं जरूर बताऊंगा कि सर देखिए, आपको हर समय यंग ब्लड प्रोफाइल मिलेगा। हमारे
जो भी जवान, जैसे अभी मैं जो है 50 साल का हो चुका हूँ, लेकिन अग्निवीर जो आया है मैदान में उसने भी वही ट्रेनिंग किया है, मैंने भी वही ट्रेनिंग किया है। हालांकि हमारे ट्रेनिंग को लेकर के हमारे बीच में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, एक्सपीरियंस आ चुका होता है, बट उसकी जो कार्य करने की क्षमता है, जो स्पीड है, वो मेरी कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो सकता है कि मैं अपने अनुभव के आधार पर कहीं दाहिने बाएं से उसको पूरा कर लूं, लेकिन जो उसमें किलर इंस्टिंक्ट है कुछ करने की, कर गुजरने की जो क्षमता है, वो उसमें कहीं ना कहीं मुझसे ज्यादा है। तो ये एक बहुत ही अच्छा अग्निवीर के है, हमेशा यंग प्रोफाइल मिलेगा। और आज के जो अग्निवीर आ रहे हैं, पढ़े लिखे आ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपने जो टेक्नोलॉजी है, आज मैं इस उम्र में आकर के टेक्नोलॉजी को सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाता हूँ, लेकिन अग्निवीर जो कि पढ़े लिखे हैं वो आसानी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं और जल्दी समझ पाते हैं। एक ग्रेनेड जिसकी पिन खोलने के लिए मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, और उसकी जो टेक्निकल चीजें है वो अग्निवीर में से मैं समझ जाऊंगा, लेकिन मुझे टाइम लगेगा। लेकिन जो अग्निवीर है, क्योंकि वो फ्रेश माइंड है, वो जल्दी कैच करेगा। बाकी इसकी कमी के बारे में मैं इसमें कुछ बता नहीं सकता हूँ। ये आपको अभी 2026 के बाद थोड़ा सा पता लगेगा, जब पूरा देश इसके ऊपर वापस से फिर चर्चा करेंगे। अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है, और जैसे मेरे साथ वाले जो जीएसयू जवान है, ये बताते हैं मुझे कि अग्निवीर का अभी तक का ओवरऑल रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा है। अगले साल जून तक सभी को पता लग जाएगा। डॉक्टर लक्ष्मण, आपकी शायद बात रह गई थी, अपना सवाल रख लें, जल्दी से रखेंगे। ये मेरा बात है, ये जो देश का राष्ट्रवाद का, देश को रक्षा करना पहले हमारा कर्तव्य है। ये स्कूल से ऐसा कोई कंपल्सरी ट्रेनिंग हो सकता है क्या? थोड़ा आवाज अपनी ऊंची करके बोलिए। Arvind sir, probably Dr. Lakshman is trying to say can it be made compulsory in schools, all the schools he wants. Okay. Yes. मैं आपको ये बताना चाहूंगा सर, लक्ष्मण सर, क्योंकि सभी जगह संसाधन की कमी है। जैसे मैं अपनी खुद की बात करूं, मेरे पास मुझे मिलाकर इंडियन आर्मी के जो है हम टोटल 20 जने हैं जो कि इस विजयनगरम में पोस्टेड हैं, और हमें लुक आफ्टर करना है 3000 बच्चों को, और ये स्प्रेड है 40 इंस्टीट्यूट्स के अंदर, मतलब 22 मेरे स्कूल्स हैं और 18 कॉलेजेस हैं। इसमें इनके एनरोलमेंट से लेकर इनको ट्रेनिंग देना, वीकली में जा जाके इनको बताना, और इनके फाइनली इनका एग्जाम लेना, इनका कैंप्स अटेंड कराना, ये फिजिबल नहीं हो पाएगा जब तक कि या तो हम इनकी स्ट्रेंथ को कम करें और एडिशनल बटालियंस रेज करें, विच इज नॉट, गवर्नमेंट के पास में इतना पैसा नहीं है कि नई नई रेजिंग कर सकते हैं। क्योंकि एनसीसी जो होता है दो सेंट्रली फंडेड है, बट स्टेट गवर्नमेंट की बहुत बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हर डिस्ट्रिक्ट में अगर वो चाहते हैं, आज मैं अगर विजयनगर में बात करूं, विजयनगर में अगर 2 एनसीसी बटालियन खड़ी करनी, तो एनसीसी बटालियन के आर्मी के जवान आ गए, बट सेंट्रल जो स्टेट गवर्नमेंट है उसने उनके सिविलियन क्लर्क्स होना, उन्होंने गाड़ी का पेट्रोल का पैसा देना, या उनके जो लश्कर होते हैं या ऑफिस सुपरिटेंडेंट होते हैं, वो सारी चीज जो है स्टेट गवर्नमेंट ने देनी। स्टेट गवर्नमेंट ने फंड्स देने कैंप को चलाने के लिए, वो चीज वो देने के लिए तैयार नहीं होती। तो कहीं कहीं संसाधनों की कमी और जो पैसा देने के लिए तैयार नहीं होते, इसलिए हम लोग हर जगह नहीं कर सकेंगे। बट ये जरूर है कि आगे चलकर जो ये अभी सपोज मेरी 3000 स्ट्रेंथ है, आने वाले 1-2 साल के अंदर ये 3500 हो जाएगी। मतलब सब सारी बटालियन को स्ट्रेंथ बनाया जा रहा है, तो शायद मैं 500 बच्चे, मतलब 10 और स्कूल या कॉलेज को और कवर कर पाऊंगा। इसके अलावा एक चीज और जो मैंने देखी है, हम लोग बात करते हैं कि ट्रेनिंग कंपलसरी होनी चाहिए, लेकिन समाज में सारे लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो इसे रेजिस्ट करते हैं। यहाँ थोड़ा सा आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगी, ये 1965 से लेकर के 68 तक इस ट्रेनिंग को कंपलसरी किया गया था, और उसके बाद में बहुत प्रोटेस्ट हुए थे, लोगों ने इसका विरोध किया, और उसके बाद में इसको फिर से वॉलंटरी बना दिया गया। तो थोड़ा सा नजरिए की भी बात है। अगर समाज में इसके प्रति सकारात्मक रवैया आ जाएगा और थोड़ा सा नजरिया बदलेगा और लोग इसे पॉजिटिव तरीके से देखेंगे, तो आई एम श्योर इस तरफ ध्यान दिया जाएगा एंड होना चाहिए। मेरे को लगता है कि इट शुड बी मेड कंपलसरी, इट इज नीडेड। जैसा कि मैडम बता रहे थे, 1962 के वॉर के बाद में हर कॉलेज के अंदर कंपलसरी कर दिया गया था। तब हमारी जो एनसीसी की स्ट्रेंथ होती थी वो लगभग 1.17 करोड़ हो गई थी। और वही चीज अगर आज की हम बात करें, हमारी आज की एनसीसी की जो टोटल स्ट्रेंथ है ऑल अक्रॉस इंडिया 17 लाख है, 17 लाख। तो मतलब आप सोचिए 1 करोड़ एक्स्ट्रा थे। वो कब? जब
1962-1965 की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब जनित थे उस वक्त भी ट्रेनिंग होती थी, तो होने में हो सकता है, मगर वो संसाधन की कमी और विल पावर होनी चाहिए, और हर चीज की सैंक्शन स्ट्रेंथ होती है। अगर मैं कैंप करता हूँ या कोई कैंपेन शुरू करते हैं, जैसे ड्रग फ्री इंडिया की कैंपेन करनी, उसके लिए हमको फंड्स मिलने चाहिए, तभी हम उन बच्चों को उनको मिड डे मील दे सके, या उनको कुछ बैनर्स बनाने होते हैं, हर जगह जाने के लिए आने जाने का खर्चा देना पड़ता है, वो तभी दे पाएंगे जब हमको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड्स मिलेगा। एडवोकेट नवीन सर ने एक सवाल पूछा था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ। जब, जैसा कि सुविधा मेरे बॉडल साहब ने बताया, जब भी किसी आतंकवादी की डेथ हो जाती है और जब हमें पता पड़ता है कि वो पर्टिकुलर रिलीजन का, तो हम इंश्योर करते हैं कि उसके लास्ट राइट, इन केस वो अगर कोई उनको क्लेम नहीं करता है उस बॉडी को, तो हम उनकी इवन इन कारगिल वॉर के अंदर आप सभी को पता होना चाहिए कि पाकिस्तान ने उनके डेड बॉडी लेने से मना कर दिया, तो हमने इंश्योर किया कि हर बॉडी को उनके लास्ट राइट्स के साथ में उनको लास्ट राइट्स किए गए थे। मौलवी की जरूरत थी तो मौलवी, अगर कोई पंजाबी होता है तो पंजाबी ग्रंथी को बुलाया जाता है, ये सब चीज की जाती है। तो ऐसा नहीं कि हम बॉडी को किसी को घसीट के लेके जाए, उनको जो हमारे जवान के साथ पूरा सामान दिया जाता है, पूरे सामान के साथ लिया जाए। ऐसा कहीं नहीं होता है कि हम उनको भारतीय सेना में ह्यूमैनिटी है सर, मानवता को हम कायम रखते हैं। हाँ, वो भी है साहब। और एक चीज जो मैंने देखी है, मैं काउंसलर रही थी दिल्ली में, जो हमारा आवा का सेंट्रल ऑफिस है, तो वहां पर बहुत सारे लोग मिलने आते थे, और मुझे वहां ऐसा लगा कि चाहे सेना में कोई अधिकारी हो, कोई जवान हो, चाहे उनके परिवार हो, मानवीय संवेदनाएं तो वैसी ही होती है जैसे और लोगों में होती है। तो वहां ऑफिस में कई बार मैं जब लोगों की प्रॉब्लम सुनती थी, तो कई लोग सामने बैठ करके रोते भी थे। तो ये थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगी कि ऐसा लगता है कि हम सभी बहुत निडर हैं, और बिल्कुल है, निडर है, लेकिन डर जरूर होता है, डर रहता है, उस डर को ओवरकम कर लेते हैं, तो इसलिए निडर बन जाते हैं। पर डर हो, चाहे दुख हो, दर्द हो, वो हम उसी तरीके से महसूस करते हैं जैसे आप सब करते हैं। पर ये जरूर है कि हाँ, निडर बनने की ट्रेनिंग बिल्कुल फिर मिलिट्री में मिलती है। क्योंकि ऑलरेडी समय काफी हो चुका है, वी हैव शॉर्ट ऑफ टाइम। मैं सीसीएफ की तरफ से श्री डीएस बोडले साहब का, मैडम कविता भंडारी साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने हमें आर्मी के बारे में, वो कैसे काम करती है उसके बारे में, कैसे रिक्रूटमेंट होती है, कैसे ट्रेनिंग होती है, और बच्चों के बारे में, वेलफेयर की स्कीम्स के बारे में बताया, बहुत जानकारी दी। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन और शुक्रिया। और लगता है कि हम सशक्त हाथों में सेफ हैं, और हम भी आर्मी के साथ हर समय खड़े हैं। जब भी आर्मी को हमारी जरूरत होगी, चाहे एनसीसी कैडेट के तौर पे, तो हम भी मौका उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर, शुक्रिया सर। थैंक यू। जय हिंद सर, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। Thank you, sir.